इंडिया में देखा जाए तो सबसे ज्यादा हमारे खाने में दो चीजें ज्यादा हैं, वो कार्बोहाइड्रेट और फैट है। तो टेक एग्जांपल, आप पराठा खा रहे हैं तो पराठा कैसे बना है, उसमें व्हीट है और उसमें ऑयल है, और उसके साथ आप खा रहे हैं आलू की सब्जी, तो वो भी कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है और उसमें भी ऑयल मिला हुआ है। और कई बार ऐसा होता है कि जितनी ज्यादा आप कैलोरी खा रहे हो बट उतना बर्न नहीं कर, और जिसकी वजह से चाहे आपकी ओबेसिटी बढ़ती है, वेट गेन होता है या डायबिटीज बढ़ती है। इंडिया में लोग प्रोटीन का जो इनटेक है वो काफी कम है। अब प्रोटीन में भी एनर्जी होती है आप कहेंगे, लेकिन प्रोटीन के साथ क्या होता है कि आप इसकी ओवर ईटिंग नहीं कर सकते। तो जो कार्बोहाइड्रेट और फैट का जो सैटिस्फैक्शन इंडेक्स है वो थोड़ा पुअर है, और जो प्रोटीन का सैटिस्फैक्शन इंडेक्स है वो ज्यादा है। कम खाना खा के भी आपका अगर सैटिस्फैक्शन जल्दी आ जाए तो उसको बोलते हैं कि इसका जो सैटिस्फैक्शन इंडेक्स है वो ज्यादा है। तो अगर आप प्रोटीन कोई भी आप ले लो, चाहे वो वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, थोड़ा खाओगे और आपका पेट भर जाएगा। फैट प्लस कार्बोहाइड्रेट, डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन इन टर्म्स ऑफ एडिक्शन। आप नाम ले लो, आप चॉकलेट, आइसक्रीम, जितनी भी चीजें हैं, ये कॉम्बिनेशन है फैट और कार्बोहाइड्रेट का, और ये आप हमेशा ओवर ईट ही करोगे। इंडिया में हम देखते हैं कि लोगों के खाने में कार्ब और फैट तो बहुत ज्यादा होता है बट प्रोटीन बहुत कम होता है, और उसकी वजह से इंडिया में डायबिटीज के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, ठीक है, ओबेसिटी बढ़ रही है। प्रोटीन पाउडर की बात करी, जहां तक आयुष्मान खुराना ने आयुष्मान खुराना 3 साल लगते हैं यस एक स्कूप को डिसॉल्व होने में। जी बिल्कुल नॉनसेंस बेसिकली उनका ये कमेंट था, और आई थिंक उनको शर्मिंदा होना चाहिए इस कमेंट के ऊपर कि जलालत तो बहुत हुई, क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको एक्चुअल में माफी मांगनी चाहिए। ऐसा कभी हुआ ही नहीं है, इतनी स्टडीज मैंने पढ़ी हैं, प्रोटीन नुकसान नहीं करता है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि प्रोटीन कभी आप ओवर ईट कर ही नहीं सकते। और उस हिसाब से अगर देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट और फैट ज्यादा आपकी किडनी को डैमेज करता है कंपेयर टू प्रोटीन, क्योंकि उसी से डायबिटीज होती है और डायबिटीज जाके किडनी पे असर करती है। तो कार्बोहाइड्रेट इज ज्यादा डेंजरस फॉर योर किडनी रेदर देन योर प्रोटीन। और कार्बोहाइड्रेट हम दबा के खा रहे हैं, शुगर हम दबा के खा रहे हैं, प्रोटीन से डर रहे हैं। शाम रात को फल नहीं खाना चाहिए, 7 बजे के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, उससे खाने के साथ पानी नहीं पीना चाहिए। ये भी चीजें भी तो है। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ इन चीजों से। मैं कई बार हैरान हो जाता हूँ कि मैं एक ऐसी बात सुनता हूँ जो मैंने कभी अपनी मास्टर्स कर रहा था या अभी मैं पीएचडी कर रहा हूँ उसमें कभी सुनी नहीं होती। मैं कंफ्यूज होता हूँ ये क्या हो गया, तो फिर पढ़ता हूँ, पता चलता है ये तो एक पूरा फ्रॉड है। तो कोई भी चीज सुपर फूड नहीं है। इस सुपर फूड का जो कॉन्सेप्ट है ये पूरा फ्लॉड है। बेसिकली इट्स अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी टू सेल समथिंग। किसी टाइम पे किनवा को सुपर फूड बता दिया गया, किसी टाइम पे मिलेट को बता दिया गया, कभी कोई मार्केट में नई नई चीजें आती रहती हैं। सारी चीजें अच्छी होती हैं और सारी चीजों को आप खराब कर सकते हैं बेस्ड ऑन द क्वांटिटी, हाउ मच क्वांटिटी यू ईट। एक एग्जाम्पल, वाटर लाइफ सेवर है, बिना वाटर के जिंदगी नहीं है। बट आप अगर बहुत ज्यादा पानी पी लो तो आपको वाटर टॉक्सिसिटी हो जाती है, आप मर सकते हैं। तो शुगर है, अगर आप मान लीजिए आधा किलो शुगर खाते हैं तो ये नुकसानदेह, ये कॉमन सेंस कहता है ना। लेकिन अगर आप 2 चम्मच शुगर अपनी चाय में डाल देते हैं या दूध में डाल देते हैं तो ये पॉइजनस नहीं है। उसी तरह से जो सॉल्ट है, सॉल्ट लाइफ सेविंग है। अगर सॉल्ट कम हो जाए तो हमारा हार्ट पंप करना बंद कर देगा, हम मर जाएंगे। पास्ता खा लेते हैं या मैदे की ब्रेड एक बार खा लेते हैं, मतलब हफ्ते में एक बार खा लेते हैं, तो ये पॉइजन नहीं है। ऑब्वियसली आपको कम खानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसलिए नहीं कि ये खराब है, इसलिए क्योंकि वो सॉफ्ट होती है और ओवर ईटिंग ज्यादा कराती है। मैदा कोई बाहर से थोड़ी ना है, व्हीट कोई ज्यादा पीस दिया गया, वो मैदा बन गया। While we were talking, इस 1.5 घंटे की कॉन्वर्सेशन के अंदर स्विगी और जोमेटो और ब्लिंकिट को भी अगर जोड़ लें तो 18 नोटिफिकेशंस आए हैं। ये हर वक्त आपके सामने है, आपको रिमाइंड करा जा रहा है कि हम भी हैं, और एक्चुअली नोटिफिकेशन ऐसे आते हैं कि हमें भूलना नहीं। अब आपको यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लेना है कि ये हेल्थ आपकी जिम्मेदारी है या जोमेटो की जिम्मेदारी है। आप अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं लेना चाहते हो तो कोई दूसरा लेगा, तो आप अपनी जिम्मेदारी दूसरे को दे रहे हो और आप सोच रहे हो कि वो मेरे साथ अच्छा करेगा। अच्छा करने का मतलब क्या है कि हेल्दी खाना देगा, हेल्दी खाना कम खाओगे, जो अनहेल्दी खाना है वो हमेशा ज्यादा खाओगे, उसके साथ 4 चीजें और खाओगे। तो आपको अपनी जिम्मेदारी खुद लेना पड़ेगा। कि आप कह सकते हो कि हर आदमी नहीं कर सकता, बहुत सारे एक्सक्यूज हो सकते हैं, बट आपको तब भी करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप हॉस्पिटल में होगे, हॉस्पिटल का बिल भर रहे होगे, तो कोई नहीं खड़ा होगा, कोई जोमेटो वाला, ब्लिंकिट वाला, कोई नहीं खड़ा होगा। आप होगे और वो बेडरूम होगा और आप अपने आप को कोस रहे होगे कि मैंने पहले ऐसा क्यों नहीं किया, आज मैं यहाँ पे हूँ। तो आपको अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मुश्किल है, बट उस मुश्किल से बहुत आसान है, जो कि आपको आज से 10 साल 15 साल बाद अगर आप अनहेल्दी लाइफस्टाइल कर रहे हो तो करना ही पड़ेगा। यू शुड स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। जैसे मैं हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ या मैं खाना अच्छा खाता हूँ, तो मैं जाके रोज अपने आप को देखता हूँ मिरर में एंड आई फील गुड। दैट्स ट्रू, देयर आर 2 ways
to go to the gym. You could go to the gym because you hate yourself, or you could go to the gym because you love yourself. Yes. Both are equally potent. Yes. But one is longer lasting, क्योंकि if you are going to the gym when you hate yourself and you get results and you don't hate yourself anymore, you will not go to the gym. But if you love yourself, तो आप हमेशा जाओगे. Yes. It might also mean leaving some friends. Yes, absolutely. अगर वो दोस्त आपको इम्प्रूव करने में हेल्प नहीं कर रहा है, बल्कि बोल रहा है अल्कोहल ले लो, पार्टी करो, स्मोक करो, प्लीज छोड़ दीजिए. आपकी हेल्थ से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपकी फैमिली आपके ऊपर डिपेंड है, आपके पेरेंट्स, और इवन यू योरसेल्फ, यू आर डिपेंड ऑन योर हेल्थ. It's the vehicle that I live my life with. Yes, अगर आपको कोई आदमी गड्ढे में लेके जा रहा है और आप हैप्पीली जा रहे हो, तो किस तरह की दोस्ती है ये? It's a loaded question. Do Indians, मतलब the question essentially is कि Indians क्या हम लोगों की literacy in terms of nutrition क्या वो ख़राब है? As a nutritionist, do you think that? और अगर वो ख़राब है तो वो क्यों ख़राब है? वो education, वो atmosphere हमें क्यों नहीं मिला? और क्या चीज़ें उसको फ्यूल करती हैं? बाहर जगह भी ख़राब होंगी, यहाँ पर भी ख़राब है, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली कि जो हमारे मिथ्स चीज़ें आ जाती हैं, जो हमें प्रॉपर लिटरेसी नहीं है, प्रोटीन रिलेटेड, फैट रिलेटेड, कि फैट्स आर बैड, प्रोटीन्स आर ईदर सुपर गुड और सुपर बैड. तो व्हाई आर वी सो पोलराइज्ड? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें सिर्फ इंडियंस नहीं, पूरी दुनिया में प्रॉब्लम है. करेक्ट. तो ऐसा हम ये नहीं कह सकते इंडिया में प्रॉब्लम है न्यूट्रिशन लिटरेसी की, पूरी दुनिया में प्रॉब्लम है. अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता और इंडिया में ही होता, तो ऐसा नहीं है कि आप यूएस में देखेंगे ओबेसिटी जिस रेट से बढ़ रही है वो बहुत ज़्यादा है. वहाँ पे भी हार्ट डिसीज़ के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, कैंसर बढ़ रहा है, डायबिटीज़ बढ़ रही है, तो वहाँ पे भी बढ़ रहा है. अभी रिसेंटली आई वॉज इन इजिप्ट, वहाँ पे जो डायबिटीज़ है के केसेस बहुत ही फास्ट बढ़ रहे हैं. इजिप्ट में? इजिप्ट में. ओके. अगर अभी रिसेंटली अगर आप साउथ ईस्ट जो कंट्रीज़ हैं, साउथ ईस्ट और साउथ एशियन एज अ होल देखें आप, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सारे जो कंट्रीज़ हैं, इनमें भी ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है. तो न्यूट्रिशन लिटरेसी पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है. ठीक है. करेक्ट. तो एक ये है कि दिस इज़ नॉट इंडिया स्पेसिफिक, पूरी दुनिया में प्रॉब्लम हो रही है. अब इस प्रॉब्लम का रीज़न क्या है कि क्योंकि जो ये साइंस है ये इवॉल्व हो रही है. बहुत सारी चीज़ें हमें पता नहीं थी पहले, जो कि अब पता चल रही हैं. कि एक टाइम पे ऐसा माना जाता था कि जो ओबेसिटी हो रही है या डिसीजेस हो रही हैं, वो या हार्ट डिसीजेस हो रही हैं स्पेशली, वो ज़्यादा फैट खाने की वजह से होती हैं. तो लोगों ने लो फैट डाइट का ट्रेंड आया. ठीक है. तो लोग पहले लो डाइट, तो जितने भी आपके सीरियल्स पहले बहुत आए है ना, सेरेलैक या आपका कॉर्नफ्लैक्स बेस्ड जो सीरियल्स थे, कि आप ना वो खाओ, ना कि आप कोई पराठा खाओ, है ना, उससे आप सेफ रहोगे. बट लॉन्ग टर्म में देखा गया कि उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है. ओके. ठीक है. तो उससे भी जो ओबेसिटी थी या डायबिटीज़ थी वो कम नहीं हुई और बढ़ गई. ठीक है. तो ये समझ में आया कि जो हो सकता है जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी उस वक्त की, वो सही नहीं थी. तो अब जो रिसर्चर्स चल रही हैं उससे हमें समझ में आ रहा है कि क्या चीज़ें एक्चुअली काम करती हैं, क्या नहीं काम करता है. तो जब आप न्यूट्रिशन लिटरेसी की बात करते हैं, तो हमें ये अब समझ में आ गया कि हमारे खाने में क्या कंपोनेंट्स होते हैं. तो टेक एग्जांपल, हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, वाटर है, फाइबर है, विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं. ये बेसिकली ये मोटे मोटे चीज़ें हैं जो कि हमारे खाने में होता है. अब हर चीज़ को हम हर चीज़ की रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी में. अब हमें ये इंश्योर करना होता है कि ये सारी चीज़ें हमारे खाने में पहुंच जाएं. अब जहाँ तक फैट और कार्बोहाइड्रेट की बात आती है, इसमें जो कैलोरीज या जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, तो हमें ये सोचना होता है कि हमें कितनी एनर्जी चाहिए. क्योंकि अगर आप
लेट्स से आज से 50 साल पहले के इंडियन की बात करें तो उस वक्त पे हमारे पास स्कैसिटी ऑफ फूड थी, ठीक है, बहुत कम खाना होता था मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, तो जो भी हमें मिल जाता था हम खा लेते थे और फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा था, ठीक है, लोग खेतों में कॉलोनियल हैंगओवर्स हैं हमारे, वो हमारी चीज़ें ले जाते थे, हमारे जो बेस्ट ग्रेन्स वगैरह होते थे दे यूज्ड टू टेक, ईस्ट इंडिया कंपनी ले जाती थी। यस। और दूसरी बात फिजिकल लेबर बहुत था कि लोग यूजुअली खेतों में काम करते थे, इवन खेतों में काम नहीं भी करते तो साइकिल चलाते थे या कुछ भी फिजिकल बहुत ज़्यादा वर्क होता था, तो हम जो खाना खाते थे वो कहीं ना कहीं वो बर्न हो जाता था। बट अगर अब आप देखेंगे कि आज की जनरेशन जो है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए कि आप सेडेंट्री होती जा रही है, ऑफिसेस में लोग काम करते हैं, बच्चे हैं उतना एक्टिव नहीं है, तो अब ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं फिर वहीं पे आता हूँ कि आपके खाने में जो 5 चीज़ें हैं इनको हमें किस तरह से अपने खाने में देना है। अब जो फैट और कार्बोहाइड्रेट है ये एनर्जी देते हैं हमें, बट आज क्या हो रहा है कि हम ये सारी चीज़ें खा तो रहे हैं बट इनसे जो एनर्जी मिल रही है हम उसको बर्न नहीं कर रहे हैं। ये दोनों अलग तरीके से एनर्जी देते होंगे ना? जी जी हाँ। जी। तो वो बताइए कि कार्बोहाइड्रेट्स इन टर्म्स ऑफ मतलब एनर्जी जो देता है वो किस तरीके से देता है, एंड फैट्स हाउ आर दे डिफरेंट? तो देखिए पहली बात तो ये है कि तीनों चीज़ें, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो फैट हो, चाहे वो प्रोटीन हो, सब में एनर्जी है। तो अगर आप देखेंगे, एंड शुगर एक अलग चीज़ है, वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में नहीं आती। नहीं, शुगर कार्बोहाइड्रेट ही है। ओके, गॉट इट। ठीक है, तो आपका जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें 1 ग्राम में 4 कैलोरीज होती हैं, ठीक है। ओके। प्रोटीन के भी 1 ग्राम में 4 कैलोरीज होती हैं। ओके। और जो फैट का 1 ग्राम में करीब 9 कैलोरीज होती हैं। ओके, ठीक है। तो ये है। अब क्या होता है कि आप जो एक एग्जांपल, आपने राइस या रोटी है या शुगर है ना, ये कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हैं, या कोई भी आप सब्जी खा रहे हो, आलू खा रहे हो, ये सब कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हैं। जितना भी आपका ऑयल है ना, चाहे वो घी है चाहे ऑयल है, ये आपके फैट के सोर्सेज हैं। ओके। जितना भी आपका चिकन है, एग्स है, पनीर है, टोफू है, सोया है, ये आपके प्रोटीन के सोर्सेज हैं। ठीक है, ठीक है। तो इन सब में एनर्जी है। अब क्या होता है कि हमारे खाने में जो सबसे ज़्यादा हम खाते हैं, और इंडिया में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हमारे खाने में 2 चीज़ें ज़्यादा हैं, क्योंकि ऐसा हमारा बेसिकली ट्रेडिशन है या जो हम बहुत सारे से फॉलो करते आ रहे हैं, वो कार्बोहाइड्रेट और फैट है। तो टेक एग्जांपल, आप पराठा खा रहे हैं, तो पराठा कैसे बना है? उसमें व्हीट है और उसमें ऑयल है, ठीक है। तो अब आपके खाने में ये हो गया, और उसके साथ आप खा रहे हैं आलू की सब्जी, तो वो भी कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है और उसमें भी ऑयल मिला हुआ है। करेक्ट। तो ये जो फैट और कार्बोहाइड्रेट का कंजम्पशन हमेशा आपका ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आपकी एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा मिल रही है, और कई बार ऐसा होता है कि जितनी ज़्यादा आप कैलोरी खा रहे हो बट उतना बर्न नहीं कर रहे हो, और जिसकी वजह से चाहे आपकी ओबेसिटी बढ़ती है, वेट गेन होता है, या डायबिटीज़ बढ़ती है। तो इंडिया के जो चैलेंज है सबसे बड़ा, कि इंडिया में लोग प्रोटीन का जो इनटेक है वो काफ़ी कम है। अब प्रोटीन में भी एनर्जी होती है आप कहेंगे, लेकिन प्रोटीन के साथ क्या होता है कि आप इसकी ओवर ईटिंग नहीं कर सकते। तो कभी भी आप देखिए, गॉट इट, है ना, अगर आप लेट्स से अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आप सिर्फ चिकन खाएं, है ना, आपने चिकन टिक्का खा रहे हैं, सिर्फ चिकन के पीसेस खा रहे हैं, आप मतलब 200 ग्राम खाना मुश्किल हो जाएगा आपका। यस, ठीक है। या लेट्स से सिर्फ रॉ पनीर खा रहे हैं, आप 200 ग्राम में यू फील फुल, ठीक। बट अगर यहीं पे आप लेट्स से बर्गर खा रहे हैं, है ना, आलू टिक्की बर्गर खा रहे हैं, ये इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, एंड यू कैन ईट मे बी 500 ग्राम्स, और उसके साथ आपने कोल्ड ड्रिंक भी पी ली, एंड यू आर एब्सोल्युटली फाइन, है ना। और उसके बाद भी आपको लग रहा होगा कि मेरा मतलब क्रेविंग है खाने की। पर्सनल एनेक्डोट कि जैसे जब नॉनवेज खाते हैं, तो ये नॉनवेज या इन जनरल कभी कोई बहुत ज़्यादा फूड जिसके अंदर या तो च्यू करना पड़ रहा है, एनी हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन, उसके अंदर बहुत जल्दी पेट भी भर जाता है और मन भी भर जाता है। आलू टिक्की जैसे मैकडोनल्ड्स फॉर एग्जांपल, मैकडोनल्ड्स का बर्गर खा रहे हैं तो पेट तो भर जाता है पर मन नहीं भरता। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है इसको समझने के लिए
इसमें हमारे जो हार्मोन्स हैं, तो ये भूख कैसे लगती है और कैसे आपको सटाइटी या मतलब फीलिंग ऑफ फुलनेस हो जाती है, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे जब आपको भूख लगती है तो आपकी बॉडी में एक हार्मोन है जिसको कहते हैं ग्रेलिन। ग्रेलिन क्या है? इसको कहते हैं हंगर हार्मोन, या इसको एंगर हार्मोन भी कहते हैं। तो इट मेक्स यू हैंग्री। तो एंग्री और हंगर से मिलके बनता है। क्योंकि जब भी आप देखोगे, जब आप भूखे होते हो तो आपको गुस्सा भी आता है, मोर इरिटेबल, है ना? कि अगर उस वक्त आपसे कोई इरिटेट या आपको कोई ज्यादा पुश कर दे तो आप यू गो आउट ऑफ हैंड। तो क्या होता है कि ये जो हार्मोन है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपको ये बोलता है कि खाना खाना है, ठीक है? तो आपका ये ग्रेलिन हार्मोन निकला और आपको फील आई कि खाना खाना है, एंड देन यू स्टार्ट ईटिंग। एंड जब आप च्यू करते हो, जब खाना च्यू करते हो थोड़ी देर तक, 1-2 मिनट तक, उसके बाद आपकी की बॉडी में दूसरा हार्मोन निकलता है जिसको हम कहते हैं लेप्टिन। लेप्टिन इज अ सटाइटी हार्मोन, तो जिससे आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस आती है। अब यहाँ पे चैलेंज क्या है कि जो लेप्टिन हार्मोन है वो जितना ज़्यादा आप च्यू करते हो, या चबाते हो खाने को, ये उससे निकलता है। या जितना स्लोली खाते हो, तो सपोज अगर आप खाना खा रहे हो और धीमे धीमे खा रहे हो, ठीक है, या आप च्यू ज़्यादा कर रहे हो, तो ये इसको लगते हैं निकलने में 2 से 3 मिनट, 4 मिनट लगते हैं, स्टार्ट होना लगता है। तो अगर आप जल्दी जल्दी खाना खा रहे हो, या आप लिक्विड चीजें खा रहे हो, या सॉफ्ट चीजें खा रहे हो जिसमें फाइबर नहीं है, जिसको आप जस्ट गल्प कर रहे हो, तो हमेशा क्या होगा, जब तक ये हार्मोन निकलेगा आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खाना खा चुके होगे, ठीक है? और ये तब रिलीज होना शुरू होगा जिससे आप हमेशा ओवर ईटिंग करोगे। अगर आप मतलब 2 तरह के खाने हैं, एक है कि मान लीजिए आपने बर्गर खाया जो कि इजी टू ईट है और उसके साथ आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, और एक है आपका लेट्स से मल्टीग्रेन की रोटी है और उसके साथ लेट्स से पनीर है, ठीक है? तो जब आप उसको खाओगे तो आप उसको गल्प नहीं कर सकते, आपको च्यू करना ही करना है, ठीक है? तो इससे क्या होगा, जल्दी आपका पेट भरेगा, आपको न्यूट्रिएंट भी ज्यादा जाएंगे और आपका ओवर ईटिंग कभी नहीं होगा। तो इससे क्या होता है कि जो आप अपने हार्मोन से भी प्ले कर रहे हो, क्योंकि जिस तरह से हम डिजाइन थे, जिस तरह से हमारा बॉडी काम करती थी, और जब हम अपने एंसेस्टर्स की बात करते हैं कि उनमें तो इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम वहाँ पे यही जो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट उनके साथ अच्छा यही था कि उस टाइम पे मोटे अनाज या होल ग्रेन्स ज़्यादा खाए जाते थे, है ना? चीज़ें लिमिटेड थी, इतना ज़्यादा जंक फूड नहीं था, जो घर में बनता था वही खाते थे, और लिमिटेड होता था, है ना? और फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा था। तो अब आप समझ में आ गया कि ये जो ओवर ईटिंग आज के टाइम पे हो रही है वो इसलिए हो रही है कि हमारा जो खाना है वो बहुत ही चेंज होता जा रहा है। और अगर आप किसी भी खाने में प्रोटीन कम होगा तो ऑब्वियसली आप जल्दी से उसको खाओगे, क्योंकि ये जितने भी खाने होते हैं इनका एक सटाइटी इंडेक्स होता है, ठीक है? तो जो कार्बोहाइड्रेट और फैट का जो सटाइटी इंडेक्स है वो थोड़ा पुअर है, और जो प्रोटीन का सटाइटी इंडेक्स है वो ज़्यादा है। कि कम खाने में, कम खाना खा के भी आपका अगर सटाइटी जल्दी आ जाए तो उसको बोलते हैं कि इसका जो सटाइटी इंडेक्स है वो ज़्यादा है। तो अगर आप प्रोटीन कोई भी आप ले लो, चाहे वो वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, थोड़ा खाओगे और आपका पेट भर जाएगा। बट अगर कहीं कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, कोई मिठाई खा रहे हो आप, या कोई चॉकलेट खा रहे हो, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, एंड दिस इज द मोस्ट डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन इन टर्म्स ऑफ एडिक्शन। फैट प्लस कार्बोहाइड्रेट, आप नाम ले लो, आप लड्डू है, मोतीचूर का लड्डू, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैट एंड कार्ब्स। आप चॉकलेट, आइसक्रीम, जितनी भी चीजें हैं ये कॉम्बिनेशन है फैट और कार्बोहाइड्रेट का। और ये आप हमेशा ओवर ईट ही करोगे, और ये ऐसा है कि ये आपको एडिक्ट करते हैं,
ठीक है, ये दोनों जो कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं और इन्हीं की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है बच्चों में, देख रहे हैं ओबेसिटी की, क्योंकि वो इजीली चीज़ें खाना चाहते हैं कि उनको ज़्यादा च्यू ना करना पड़े। इवन बच्चों के जो चेहरा है, फेस है, वो गोल होता जा रहा है क्योंकि वो च्यू करना बंद कर रहे हैं, डबल चिन्स हो रही हैं उनकी, क्योंकि च्यू ही नहीं करते हैं। जितना ज़्यादा आप च्यू करोगे उतनी अच्छी आपकी जॉ लाइन होगी। yes. और अगर आप ऑब्वियसली फिजिकल वर्क करते हैं, है ना, एक्सरसाइज करते हैं, आपके खाने में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट या शुगर या शुगरी प्रोडक्ट्स कम है, तो ऑब्वियसली आपका चेहरा बेटर होता है। बट कम च्यू करने की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो रही है। एक तो ओवर ईटिंग कर रहे हो, ठीक है, और आपके जो जॉ की या फेशियल एक्सरसाइजेज हैं वो भी नहीं हो रही, क्योंकि आप या तो स्मूदी पी ले रहे हो या कोई शेक पी ले रहे हो, या उसके साथ आप इजीली कोई सैंडविच खा ले रहे हो। सेब खाते हैं आप, है ना, सेब आपने पूरा होल सेब लिया। मैं ऑलवेज इनकरेज माय क्लाइंट्स कि आप पूरा जो सेब है वैसे खाओ। थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है आजकल, तो है ना, सोफिस्टिकेटेड नहीं लगता लोगों को। प्लस लोग कहते हैं कि उसमें पेस्टिसाइड्स होते हैं, जो कि एक सही रीज़न है। तो मैं उनको कहता हूँ कि अगर आपको पेस्टिसाइड फ्रूट से हटाने हैं तो ये एक टिप हो सकती है कि अगर आपको अपने फ्रूट से पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड जो उनके ऊपर लगाए जाते हैं या प्रिजर्वेटिव कुछ लगाए जाते हैं, उनको हटाने का बहुत ही आसान सा तरीका है। आपको क्या करना है, आपको फ्रूट्स निकालिए, है ना, एक पानी का जो टब है उसमें डालिए और उसमें बेकिंग सोडा, ओके, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि बेकिंग सोडा घर में अवेलेबल होता है, उसमें डालिए और आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। ये मतलब देयर आर अ लॉट ऑफ स्टडीज ऑन दिस। उससे जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं और उसके बाद उसको साफ पानी से धो करके आप उसको खा सकते हैं। अब बात आती है कि जो होल फूड है या होल फ्रूट है वो खाने से फ़ायदा क्या होगा। तो जब आप, तो आपकी जो कैविटीज़ हैं ना ये बनती रहती हैं, है ना, जो कैविटीज़ हैं आपके दांतों के अराउंड, पूरे दिन ये प्रोसेस चलता रहता है। तो जब आप कुछ खाते हो, तो सपोज जब आप दांत गड़ाते हो अपने फ्रूट में, तो वो कैविटीज़ को रिमूव करती हैं। जब भी आप खाओगे तो वो रिमूव होंगी, समझ रहे हो। तो उससे क्या होगा कि जो आपको जब आपकी कैविटीज़ कम होंगी, बहुत सारे जो बैक्टीरिया हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं उसके साथ ही। तो आपके एक तो दांत खराब कम होंगे, इन्फेक्शन कम होगा, ब्रीदिंग की जो प्रॉब्लम है, क्योंकि आप उसको च्यू कर रहे हो, जब आप च्यू करोगे तो उसके साथ बहुत सारा जो मटेरियल है वो लग के आपकी बॉडी के अंदर चला जाएगा, तो वो क्लीन होता रहेगा, ठीक है। द ब्रीदिंग पाथवेज, नॉट ब्रीदिंग, क्योंकि आपकी जो दांतों के अंदर गैप्स हैं, है ना, वहां पे बैक्टीरिया है, ठीक है, क्योंकि आपका अपने जो मुंह के अंदर का एक जो माइक्रोबायोम है ना, आपके अंदर का, वहां पे है ना, तो वो क्या होता है कि वो अपना काम कर रहे हैं, है ना, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो सपोज उन्होंने जो एक्टिविटी करी जिससे जो प्रोडक्ट्स बाहर निकले, वो अगर आप उसको क्लीन नहीं करोगे तो आपके मुंह से बदबू आएगी। या मान लीजिए कोई चीज़ आपके फंसी रह गई, है ना, लेट्स से आप कोई भी चीज़ है, आपकी रोटी फंसी हो गई या आपका कोई मीट का पोर्शन है, आप देखोगे अगर फंसी रहती है और जब आप उसको बाहर निकालते हो तो उसमें एक बहुत ही गंदी सी स्मेल आती है। तो अगर आप रॉ फूड ज़्यादा खाते हो, है ना, तो उससे क्या होता है कि आप जब उसको च्यू करोगे तो उसके साथ वो लग के आपके पेट के अंदर ही चला जाता है, तो जिससे वो क्लीन होता रहता है, ऑटोमेटिक क्लीनिंग होती रहती है जब भी आप होल फूड खाते हो। जब भी आप जो बेसिकली इजी टू ईट फूड होते हैं, जैसे मैदा है, तो ये जब आप खाते हो तो ये चिपक भी जाते हैं। yes. तो अगर, और यूजुअली क्या होता है कि ऐसा बहुत रेयर लोगों को मैंने देखा है कि जो रात में खाना खाने के बाद ब्रश करते हैं, बहुत कम लोग करते हैं, करना चाहिए लेकिन बहुत कम लोग करते हैं। यस, बहुत कम लोग करते हैं, और जिससे क्या होता है कि वो उनको फिर गम के इश्यूज बहुत होते हैं। स्पेशली आजकल मैं बच्चों को देख रहा हूँ कि बहुत ही कॉमन है, इवन एथलीट्स के लिए तो एक पूरा प्रोटोकॉल बना है। एक बहुत सारे जो डेंटिस्ट हैं इसी के ऊपर काम करते हैं कि उनको कैसे उनकी डेंटल हेल्थ को इम्प्रूव किया जाए जिससे उनकी एथलेटिक परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो। हाउ डज दैट वर्क? सो क्या होता है कि अगर आप बहुत सारे, जिसके एक एग्जांपल मैराथनर्स हैं, तो वो बहुत ज़्यादा कार्ब जेल्स
का इस्तेमाल करते हैं, कार्बोहाइड्रेट वो बहुत ज़्यादा लेते हैं क्योंकि उनका गेम ऐसा है। तो उससे वो सारी चीज़ें जो है, जो शुगरी प्रोडक्ट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा उनकी है ना दांतों में चिपकते हैं, और अगर वो अपनी डेंटल हाइजीन का ध्यान नहीं रख रहे हैं जिसकी वजह से उनको इन्फेक्शन हो सकता है। ओके। अब सपोज किसी को किसी एक बड़े गेम खेलने जाना है और उसके दांत में दर्द शुरू हो गया। अब जस्ट इमेजिन कि उसका गेम तो खत्म है, क्योंकि अगर किसी को पेन शुरू हो गया या कोई भी एक छोटी सी प्रॉब्लम, डेंटल पेन जिसको हुआ है वो जानता है। तो आप समझ सकते हैं कि वो एक छोटी सी जो आप मतलब छोटी सी मिस्टेक जिसको आपने निगलेक्ट किया, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है आपके करियर के ऊपर, उसका इम्पैक्ट होगा बीइंग एथलीट। तो एथलीट के लिए तो बड़ा कुछ समझ में आता है कि उसका गेम खराब हो जाएगा, बट हमारे आपकी ज़िंदगी में भी इसका बहुत बड़ा रोल है कि लेट्स से किसी को पेन हो गया, मैं काम कर रहा हूँ तो मैं काम ही नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो इसलिए जो डेंटल हाइजीन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एंड जो हमारी फूड हैबिट्स हैं उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारी डेंटल वेलबींग पे पड़ रहा है, और उसका रोल पूरे आपके ओबेसिटी या जो डिसीजेज हैं उसके ऊपर भी इसका रोल पड़ रहा है। बट देन इस तरह की ये पता नहीं मिथ्स हैं या नियम घरों में सुनते हैं, जैसे आपने एप्पल का एग्जांपल लिया। जी जी। अब डिनर के टाइम पे आप एप्पल तो खा नहीं सकते, क्योंकि कुछ ये होता है कि रात को फल नहीं खाने चाहिए 7 बजे के बाद खाना नहीं खाना चाहिए उससे, क्योंकि 7 बजे से पहले खाना खा रहे हैं तो शायद बॉडी बन रही है, शायद मसल ऐड हो रही है, पर 7 बजे के बाद अगर आप खाना खाते हैं तो आप मोटे हो जाते हैं। खाने के साथ पानी नहीं पीना चाहिए। हाँ, ये भी चीज़ें भी तो है ना। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा टॉपिक आप लेकर आए हैं उमैर। आई थिंक ये मेरा फेवरेट सेक्शन होगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ इन चीज़ों से। क्योंकि क्या होता है कि आजकल रील्स हैं, और कुछ रील्स बहुत अच्छी होती हैं, बहुत सारे अच्छे लोग काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, ट्रू, बट वो लोग थोड़े हैं। और जो लोग एक फूड से डरा रहे हैं, है ना, एक नई कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं, मैं कई बार हैरान हो जाता हूँ कि मैं एक ऐसी बात सुनता हूँ जो मैंने कभी अपनी मास्टर्स कर रहा था या अभी मैं पीएचडी कर रहा हूँ उसमें कभी सुनी नहीं होती। मैं इतना लिटरेचर पढ़ता हूँ, मैं कंफ्यूज होता हूँ ये क्या हो गया, फिर मैं पढ़ने लगता हूँ कि यार हो सकता है कोई ऐसी चीज़ है जो मैं मिस कर गया हूँ जिसे मैंने पढ़ी ना हो। तो फिर पढ़ता हूँ, पता चलता है ये तो एक पूरा फ्रॉड है। तो लोग क्या सही एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, और इवन वो चीज़ें बता रहे हैं जो कि रील में लोगों का अटेंशन ग्रैब करती हैं, और एक मिस इन्फॉर्मेशन है उसको ग्लैमराइज कर देते हैं, शॉक वैल्यू क्रिएट करते हैं, और उसकी वजह से होता है क्या है कि बहुत सारे लोग मिस इन्फॉर्म हो जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो जैसे आपने ये मिथ्स की बात करी, तो आई थिंक अगर आप एक एक करके मुझसे पूछें ये मिथ्स के बारे में, तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू एड्रेस, एंड उसके पीछे का पूरा साइंस मैं आपको बताऊंगा। घी बहुत अच्छी चीज़ है, हमने बहुत बचपन से सुना है, बट घी को मैंने इसके बारे में रिसर्च नहीं करी, मैंने चाह रहा था आप ही बताएं, लाइक जेन्युइनली इज घी, नथिंग इज ब्लैक एंड वाइट, बट इज घी लाइक हाउ, जिस तरह से उसको सुपर फूड की कैटेगरी के अंदर डाला हुआ है, और ऑयल यूज ही नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ घी यूज करना है, एंड घी इज वेरी रिच। तो घी का यूजेज कितना सही है, कितना गलत है? बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और बीइंग अ इंडियन, मतलब हमारे घरों में घी बनता है, हमारी मम्मी अभी भी बना के मुझे देती हैं, और मैं घी यूज़ करता हूँ। तो देखिए क्या है कि कोई भी चीज़, ये जो सुपर फूड का कॉन्सेप्ट है यही फ्लॉड है पूरा। कोई भी चीज़ सुपर फूड नहीं होती, और कोई भी चीज़ पॉइजन नहीं होती, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि किसके लिए ये सुपर फूड है और किस क्वांटिटी में आप खा रहे हो। कोई भी चीज़, टेक एग्जांपल वाटर बेसिकली लाइफ सेवर है, बिना वाटर के जिंदगी नहीं है। बट आप अगर बहुत ज़्यादा पानी पी लो तो आपको वाटर टॉक्सिसिटी हो जाती है, आप मर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा पानी पी लिया तो आपके जो इलेक्ट्रोलाइट हैं, सोडियम, पोटेशियम, जिससे आपका हार्ट चलता है, वो आपकी यूरिन से निकल जाएंगे और इतने कम हो जाएंगे कि आदमी मर जाएगा। ठीक है, तो आपको नुआंस, है ना, इसके पीछे छोटी छोटी बातें, उनका ध्यान रखना होता है। तो कोई भी चीज़ सुपर फूड नहीं है। ये सुपर फूड का जो कॉन्सेप्ट है ये पूरा फ्लॉड है। ये
बेसिकली इट्स अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी टू सेल समथिंग, कि किसी टाइम पे किनुआ को सुपर फूड बता दिया गया, किसी टाइम पे मिलेट को बता दिया गया, कभी कोई मार्केट में नई नई चीज़ें आती रहती हैं। सारी चीज़ें अच्छी होती हैं और सारी चीज़ें को आप ख़राब कर सकते हैं बेस्ड ऑन द क्वांटिटी, हाउ मच क्वांटिटी यू ईट। सो टेक एग्जांपल, आपने शुरू किया घी। घी बहुत अच्छी चीज़ है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को फैट चाहिए। फैट क्यों चाहिए? क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे जो वाइटामिन्स होते हैं, स्पेशली हम उनको कहते हैं फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स। वो कौन से होते हैं? उनको कहते हैं ADEK, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। अगर आपकी बॉडी में फैट नहीं होगा, ठीक है, या आप फैटी वाली चीज़ें नहीं खा रहे हैं, तो ये जो विटामिन्स हैं ये आपकी बॉडी में स्टोर नहीं होंगे, एब्जॉर्ब नहीं होंगे। अब अगर नहीं होंगे तो इनकी डिफिशियंसी हो जाएगी, और इनकी डिफिशियंसी हो जाएगी तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होंगी। विटामिन ए आपकी मसल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी स्किन के लिए, आपके आई साइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी आपकी बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड बहुत सारे और भी इनके फंक्शंस हैं, ये मैं मोटी मोटी बता रहा हूँ। विटामिन ई एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है ना, जो कि आपको इन्फ्लामेशन से, है ना, फ्री रेडिकल एक्टिविटीज़ से बचाता है। ठीक है। के, विटामिन के आपका जो ब्लड, अगर आपको चोट लगती है और वो थोड़ी देर के बाद क्लॉटिंग हो जाती है, तो विटामिन के नहीं होगा तो आपकी क्लॉटिंग नहीं होगी। तो अब आप सोचिए कि अगर आप फैट नहीं खाएंगे तो ये प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। ठीक है। और फैट मतलब सपोज आपकी जो कोलेस्ट्रॉल है ना, फैट से आपका कोलेस्ट्रॉल भी थोड़ा आपको मिलता है, तो कोलेस्ट्रॉल भी बैड नहीं है। ठीक है। हाँ, एक्सेस अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल बैड है। ओके, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल से क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल से आपका टेस्टोस्टेरोन बनता है, आपके जो सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं, है ना, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, वो बनते हैं। ठीक है। विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन में उसका रोल होता है। तो फैट के बहुत अच्छे रोल हैं। हाँ, अब क्या है कि अगर, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि 1 ग्राम फैट में, चाहे वो ऑयल हो या फैट हो, 9 कैलोरीज होती हैं। तो अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में लिया तो ऑब्वियसली कैलोरीज बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, और वो जब कैलोरीज को आप बर्न नहीं करोगे तो वो जाके स्टोर होंगी, है ना। और स्टोर कहाँ होंगी? आपके जो एडिपोज टिश्यूज़ हैं, आपका जो ये टमी वाला एरिया है, आपका लीवर है ना, आपके स्केलेटल मसल्स हैं, यहाँ पे स्टोर होंगी। जब स्टोर होंगी तो फिर आपको ओबेसिटी है ना, और आपका वेट बढ़ेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स होंगी। तो घी अच्छी चीज़ है ना, अगर आप क्वांटिटी में खाते हो, बट अगर आप क्वांटिटी बहुत ज़्यादा खाते हो तो उसके अपने नुकसान हैं। एज कंपैरिजन टू हमारे घरों में घी जो यूज़ होता है वो रिप्लेसमेंट ऑफ ऑयल यूज़ होता है, द वे दैट आई हैव सीन, जो रील्स के अंदर ये जो उनमें बात हो रही होती है। तो इज इट इनहेरेंटली बेटर देन वेजिटेबल ऑयल्स, लेट्स से, और नॉट? तो देखिए क्या है कि ये सारा जो, चाहे आप घी, तो इनका कंपोजिशन है। ठीक है। अब इस कंपोजिशन में आपको घी से क्या मिलता है? घी से आपको मिलते हैं फैटी एसिड्स। ठीक है। अब 3 तरह के फैटी एसिड्स हैं। ठीक है। एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है। ओके। ठीक है। सैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब क्या होता है कि रूम टेम्परेचर पे अगर वो चीज़ रख दी जाए और वो जम जाए तो वो सैचुरेटेड फैट होते हैं। ठीक है। ओके, इजी। फिर होता है पॉली एंड मोनो सैचुरेटेड फैट। तो ये बेसिकली थोड़ा साइंटिफिक टर्म्स हैं। इसमें मतलब ये है कि ये आपके जो कार्बन बॉन्ड्स होते हैं वो डिफाइन करता है कि अलग अलग, है ना, जो कार्बन बॉन्ड्स से बनते हैं, तो वो डिफाइन करते हैं कि कौन सा फैटी एसिड। बट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि 3 तरह के होते हैं, सैचुरेटेड, पॉली एंड मोनो। ओके। ठीक है। जो सैचुरेटेड फैट होता है वो घी ज़्यादा होता है। मोनो अनसैचुरेटेड फैट वो होते हैं जो बेसिकली रूम टेम्परेचर पे जमते नहीं है, जो आपका ऑयल है। यस। चाहे वो मस्टर्ड ऑयल हो, चाहे वो एवोकाडो ऑयल हो, चाहे वो आपका ऑलिव ऑयल हो, सारे तरह के ऑयल। ठीक है। कोकोनट ऑयल भी सैचुरेटेड फैट है। तो कहने वाला था। हाँ। yes. तो जो सैचुरेटेड फैट होता है वो अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाते हो तो उसमें कोलेस्ट्रॉल भी थोड़ा ज़्यादा होता है। ओके। ठीक है।
तो उससे क्या है कि अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खा रहे हो तो इट मे इंक्रीज योर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको कहते हैं। प्लस ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होगा तो वो भी आपकी, और ये अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में ये सैचुरेटेड फैट खा रहे हो तो ये जाके आपकी बॉडी में स्टोर भी होगा, वेट गेन भी करेगा, क्योंकि आप थोड़ी ही खाओगे बट कैलोरी रिच ज़्यादा है ये। दूसरा आपके ऑयल्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि ऑयल ज़्यादा हेल्दी हैं आपके घी से, ठीक है, उसमें भी उतनी कैलोरी है, एक 1 ml में 9 कैलोरीज हैं। बट क्या होता है इसमें जो सैचुरेटेड, तो जितने भी ऑयल्स होते हैं दे आर ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ सैचुरेटेड, पॉली एंड मोनो, ठीक है, अलग अलग ऑयल में अलग अलग रेशियो होता है। तो जैसे ऑलिव ऑयल में मोनो सैचुरेटेड फैट ज़्यादा होते हैं, तो वो हार्ट हेल्दी इसीलिए कहे जाते हैं कि इसमें मोनोसैचुरेटेड फैट ज़्यादा है। वो क्या करते हैं, जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है जिसको हम HDL कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। वैसे तो कोलेस्ट्रॉल कोई ख़राब चीज़ नहीं है, क्योंकि लोग इसको आसानी से समझते हैं, इसलिए मैं उनको गुड और बैड कर रहा हूँ। बाकी कोलेस्ट्रॉल इज़ नॉट बैड अंटिल ये आपकी बियॉन्ड थ्रेशोल्ड से ऊपर ना जाए। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल चाहिए बॉडी को, ठीक है। तो जो ऑलिव ऑयल है उसमें मोनोसैचुरेटेड फैट ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए वो हार्ट हेल्दी होता है। मैं अभी ये बता रहा हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा ऑलिव ऑयल के बारे में, एक अलग स्टोरी है, ठीक है। जो आपका घी है उसमें पूरा का पूरा सैचुरेटेड फैट है, इसलिए उसको हमें लिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ करना चाहिए। ठीक है, उसकी जो क्वांटिटी है हमें कम क्वांटिटी में यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही डेंस सैचुरेटेड फैट है, जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल, जिससे आपका LDL कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीज़ें स्पाइक करेगा ज़्यादा क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी में नहीं। ठीक है, अगर आप मान लो सिर्फ 5 ग्राम यूज़ करते हैं, 10 ग्राम पूरे दिन में यूज़ करते हैं। हमारे घर में जैसे अगर सब्जियां बनती हैं, इंडियन हाउस होल्ड्स के अंदर जो सब्जियां बनती हैं उसके अंदर कुछ नहीं तो 50 ग्राम या 100 ग्राम तो उसमें तेल होता ही है। वो तो अच्छे से डालते हैं। अब मतलब ऐसा नहीं कि उसको आप घी से रिप्लेस कर सकते हैं। उसको अगर आपने 100 ग्राम घी डाल दिया तो आई थिंक दैट्स प्रॉब्लमैटिक, ऑब्वियसली प्रॉब्लमेटिक। यस, तो देखिए क्या है कि कैलोरी तो चेंज हो ही नहीं रही ना। क्या होता है कि अगर आप कुकिंग करते हो, है ना, तो आपको आई डोंट नो, मैं कुकिंग करता हूँ, है ना, तो टेस्ट में बहुत चेंज आता है क्या। ठीक है, अगर आप घी में कुकिंग करते हो तो वो टेस्ट, जो लोग फूड को रेलिश करते हैं, है ना, एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनको समझ में आ जाएगा कि कितना डिफरेंस आता है टेस्ट में। बट कैलोरी वाइज अगर आप देखोगे, ठीक है, तो तेल वर्सेस घी सेम है, बट कंपोजिशन वाइज, फैटी एसिड वाइज देखोगे तो जो ऑयल्स हैं उसमें मोनोसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैट ज़्यादा होते हैं, जो कि हार्ट हेल्दी होते हैं। बट आप क्वांटिटी में ही खाओ, ऐसा नहीं कि हार्ट हेल्दी होते हैं तो मैंने ज़्यादा खाने लगा, फिर वो नुकसान करेंगे। ठीक है, बट अगर आप कंपेयर करोगे कि अगर 10 ग्राम घी ले रहे हो और 10 ग्राम ऑयल ले रहे हो, तो मैं कहूँगा कि ये जो ऑयल वाला है ज़्यादा हेल्दी है, क्योंकि इसमें मोनो और पॉली ज़्यादा है। अंडरस्टूड। अब ये बात तो आई थिंक क्लियर हो गई। ठीक है, अब इसमें बहुत ज़्यादा और भी, मतलब कंक्लूजन इस बात का यही है कि घी इज नो मोर सुपर फूड देन ऑलिव ऑयल इज। यस 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 यस, एसेंशियली। आप कुछ ऑलिव ऑयल का बताने वाले। हाँ, तो ऑलिव ऑयल बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप अभी कभी मार्केट जाएं, आजकल ऑलिव ऑयल की काफ़ी बात हो रही है, बहुत सारे लोग, हाँ महंगा है, बहुत ही अच्छी बात। तो महंगा, एक इंडिया में ये चैलेंज है कि महंगा है तो अच्छा है। मतलब मस्टर्ड ऑयल 100 रुपये लीटर मिल रहा है, या 150 रुपये लीटर, और ऑलिव ऑयल 1200-1500 रुपये लीटर मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये महंगा है, तो इसका मतलब कुछ तो इसमें अच्छा ज़्यादा होगा। एक परसेप्शन ऐसा हो जाता है, और बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं वो बताते हैं कि सर हम जो है ऑलिव ऑयल में खाना बनता है हमारे यहाँ। ठीक है, और वो फॉर अ राइट रीज़न, अपनी जितनी उनकी अंडरस्टैंडिंग है, न्यूट्रिशन लिटरेसी जितनी है, उसके हिसाब से उनको लगता है कि ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। अब क्या होता है, अगर आप, तो मैं गया एक मॉडर्न बाज़ार में गया और मैंने देखा कि वहाँ पे करीब 50 वैरायटी के ऑलिव ऑयल रखे हुए हैं। कुछ ऑलिव ऑयल मिल रहे हैं कि 300 रुपये लीटर है और एक पे एक फ्री है। फिर दूसरा था वो करीब 500-700 रुपये था। फिर एक वैरायटी थी जो कि 700 रुपये का सिर्फ 200 ml मिल रहा था। एंड आई वॉज जस्ट पजल्ड कि ये क्या चक्कर है।
तो एक तो ये हो सकता है कि है ना कंपनी अलग अलग होती हैं, मैंने कहा यार इतना डिफरेंस तो नहीं होगा। फिर मैंने इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया, काफ़ी सारी रिसर्च करी, एंड ये आपकी जो ऑडियंस है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस बात को समझना अगर आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर रहे हैं। क्या कि 3 तरह के ऑलिव ऑयल्स मार्केट में अवेलेबल हैं। एक है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, ठीक है, दूसरा है पॉमेसियन ऑयल, ओके, हाँ, ठीक है, तीसरा है लाइट ऑयल, यस, ठीक है, जिसको ये बोला जाता है कि इसमें कुकिंग कर सकते हैं। अब बाय डिज़ाइन जो ऑलिव ऑयल होता है, जो उसका हीट को हैंडल करने की जो कैपेसिटी होती है वो कम होती है। अगर आप हाई हीट पे कोई चीज़ बनाते हैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में, तो वो जो ऑयल की गुडनेस थी वो लूज हो जाती है। जो मोनोसैचुरेटेड होता है उसका जो फायदे होते हैं कि हार्ट हेल्दी होता है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो जब आप ऑलिव ऑयल की जब हार्वेस्टिंग होती है तो जो ऑलिव ऑयल्स होते हैं और उसकी कुछ जो पत्तियां होती हैं उसके साथ लगी होती हैं, जो उसको फर्स्ट प्रेस करते हैं तो उससे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल निकलता है। उसके बाद जो रफेज जो बचा हुआ कचड़ा होता है उसका, वो रिसर्च करी कि तो किसी ने देखा कि इसमें तो करीब 20-30% रह जाता है। तो उन्होंने कहा कि ये तो वेस्ट हो जाता है, तो इसका कैसे करें। तो किसी ने एक बड़ा अच्छा प्रोसेस निकाला कि उसको उसमें कुछ केमिकल डालते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं जिससे वो 20-30% जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और वो उसमें आपका दूसरे ऑयल, पाम ऑयल, ये सारा मिला करके उसको लाइट ऑयल बना करके बेचा जाता है। तो लाइट ऑयल में तो मिक्सिंग हो जाती है, पॉमेसियन में मिक्सिंग नहीं करते हैं। वो जो आपका एक्सट्रैक्टेड ऑयल होता है उस रफेज से वो निकाल के बेचा जाता है, जो कि एक बहुत ही पुअर क्वालिटी का ऑलिव ऑयल होता है, जो कि आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा यूज़ कर रहे हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अच्छा ऑलिव ऑयल यूज़ करिए, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज़ करिए, ठीक है, वो अच्छा है। एंड आज ये क्योंकि हीट सेंसिटिव होता है, तो ग्लास की बॉटल में जो अवेलेबल होता है ऑलिव ऑयल, और ग्रीन या डार्क ग्रीन कलर की होती है वो, क्योंकि लाइट से वो उसको सेव करता है, इसलिए होता है वो। यस या अगर आप देखेंगे जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑलिव ऑयल की ना यूसेज है, वहाँ पे आपको इस तरह से ही मिलता है डार्क ग्रीन बॉटल्स में। तो उसके पीछे का लॉजिक ये है। तो वो हीट डायरेक्टली उस पर नहीं पड़ती है, एंड आप ऐसी जगह पे रखें, थोड़ा डार्क जगह पे। दैट मेक सेंस। एक बार मैंने गलत ऑयल मंगा लिया था, ये लाइट करके जो होता है, और वो पता नहीं सस्ता दिख रहा था, पता नहीं मैंने गलती से मंगा लिया था, और जब मैंने उसकी बॉटल कंपेयर करी एग्जिस्टिंग बॉटल से, तो वो तो नॉर्मल ऑयल की थी। और वो तो पूरा जितने भी आज तक प्रॉपर खरीदे हैं वो सब ग्रीन होते हैं, वेरी डार्क टिंटेड। यस तो ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है इटली में। ये बेसिकली एक पूरा स्कैम पकड़ा गया था कि जहाँ पे लोग ना इस तरह का डुप्लीकेट ऑलिव ऑयल बनाते हैं, क्योंकि इटली इज़ वेरी फेमस फॉर ना ऑलिव ऑयल्स, एंड वहाँ पे भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। वहाँ की गवर्नमेंट भी इससे परेशान है कि डुप्लीकेसी बहुत हो रही है, और इस तरह का ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल कह के बेचा जा रहा है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि अच्छी कंपनीज़ का जो कि रेप्यूटेड कंपनीज़ हैं उनका ऑलिव ऑयल चूज़ करें। और ये जो बातें मैंने आपको बताई इसका ध्यान रखिए कि ये पॉमेसियन और लाइट ऑयल बहुत ही पुअर क्वालिटी ऑयल होते हैं। इनको ये कह के बेचा जाता है कि इनमें जो है आप कुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पाम ऑयल या दूसरे ऑयल मिला दिए जाते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि बिल्कुल मत यूज़ करिए। और जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है उसको सॉटेइंग करने के लिए या सैलेड में एज अ ना यू जस्ट ड्रिजल इट, उसके लिए ग्लेजिंग के लिए यूज होता है। इट्स यूज वेरी मच लाइक घी। यस जिस तरह आप घी को यूज करते हैं। यस सो दैट्स आई थिंक दैट विल हेल्प टू अ लॉट ऑफ पीपल। या मिल्क इज एसेंशियल फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स। तो देखिए ये एक इसको मिथ मैं नहीं कहूँगा, बट इसमें नुआंस हैं, ठीक है। तो मिल्क बहुत अच्छी चीज़ है ना, हम बचपन से पीते आए हैं, बट क्या होता है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि सबके लिए मिल्क अच्छा नहीं होता है। टेक एग्जांपल, मुझे लैक्टोज इंटॉलरेंस है। मेरा डीएनए टेस्ट आपने देखा है? हाँ मैं भी लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ, नॉट टू द डिग्री दैट यू आर। यस, बट आई एम आल्सो लैक्टोज। सो सपोज मैं मिल्क पीता हूँ तो मुझे डायरिया हो जाता है,
ठीक है। तो इसलिए मिल्क अगर मैं पीऊंगा तो मुझे डायरिया हो जाएगा, विच इज़ नॉट अ हेल्दी थिंग, है ना। तो मेरे लिए प्रॉब्लम है, बट जिनको सूट करता है उनके लिए मिल्क बहुत अच्छी चीज़ है। मिल्क से मिलता क्या है आपको, नॉट जस्ट कैल्शियम बट आपको अ लॉट ऑफ प्रोटीन मिलता है, और बहुत सारे जो मिनरल्स हैं, वाइटामिन है, वाइटामिन B12 है, स्पेशली फॉर वेजिटेरियंस बहुत ही इसेंशियल है। ये सारी चीज़ें मिलती हैं जो कि आपकी नॉट जस्ट बोन बट आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही हेल्दी हैं। ठीक है। उसमें कैल्शियम भी बहुत होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मिल्क से कैल्शियम मिलता है, आपको सेसमे सीड से भी कैल्शियम मिलता है। ठीक है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप जो नॉन वेज फूड खा रहे हैं उससे भी कैल्शियम होता है। बहुत सारे जो आप ग्रेन्स खा रहे हैं उसमें भी कैल्शियम होता है। तो अगर आपको मिल्क से प्रॉब्लम है, जैसे मुझे प्रॉब्लम है, तो मेरे पास बहुत सारे और भी ऑप्शन है जिससे मुझे कैल्शियम मिल सकता है, और मैं कैल्शियम ले सकता हूँ और अपनी बोन को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। द कोर एलिमेंट इज कैल्शियम। यस। एंड द अदर प्रोटीन्स तो वो आप दूसरे सोर्सेज से भी ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप दूध नहीं पियेंगे तो आपकी बोन्स कमजोर हो जाएंगी। कार्ब्स मेक यू फैट। कार्ब्स मेक्स अस फैट। सो ये क्या है, देखिए, चाहे वो कार्ब्स हो और चाहे जिस टाइम पे लें, सुबह लें, शाम लें, रात में लें, अगर आप अपनी जितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा लेंगे तो फैट बनेगा। अगर उससे जितनी रिक्वायरमेंट है उस एक और जोड़ देता हूँ इसके अंदर। फिर क्योंकि आपने वो पॉइंट उठा ही लिया है कि अगर आप 7 बजे के बाद खाना खाते हैं तो आप वेट गेन करते हैं। हाँ, देखिए क्या होता है कि सोने से एटलीस्ट 2 घंटे पहले आपको खाना खाना चाहिए, जिससे आपको आपकी बॉडी को टाइम मिल जाता है इजीली डाइजेस्ट होने का। क्योंकि आप सो जाएंगे तो फिर ऑब्वियसली वो डाइजेशन में टाइम ज़्यादा लगेगा, तो अच्छे से डाइजेशन होगा नहीं। इज इट बिकॉज ऑफ द एंगल? यस। तो 2 घंटे पहले अगर आप सोने से खा लें तो एक तो क्या होता है कि आपको नींद भी अच्छी आएगी, क्योंकि जब डाइजेस्टिव प्रोसेस चल रहा होता है तो आपकी बॉडी में हीट जनरेट होती है, तो उससे आपकी नींद खराब होती है। है ना। अगर आप खाना खाने के फौरन सोएंगे, अगर अनलेस कि आप बहुत थके हुए हैं तो आपको नींद आ गई, बट आपकी जो डीप स्लीप है वो अफेक्ट होगी। एसी भी ज़्यादा ठंडा करना पड़ता है। यस। और अगर आपने हाई प्रोटीन खाना खाया है, जैसे नॉन वेज खाया या हाई प्रोटीन कुछ भी, तब और ज़्यादा हीट जनरेट होगी। तो 2 घंटे अगर आप पहले खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी को इनफ टाइम मिल जाता है डाइजेशन का, और जो हीट होती है वो भी स्लो हो जाएगी, आपको नींद अच्छी आएगी। ठीक है। बट अगर आप कैलोरीज जो हैं वो कम खा रहे हैं, तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो वो आपका वेट गेन नहीं करेगी। ठीक है। तो कैलोरीज मैटर्स रेदर देन कि आपको कार्ब्स से मिल रही हैं या फैट से मिल रही हैं। सो वेट लॉस इन सेंस इज जस्ट अबाउट मैथमेटिक्स। कैलोरी इन कैलोरी आउट, ये मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ से। देखिए, इसमें मैं कहूँगा कि 90% इज कैलोरी इन एंड कैलोरी आउट। यस। एंड रेस्ट इज योर स्लीप, योर एक्टिविटी लेवल्स, जो भी आप कर रहे हो उनका, क्योंकि आपके जो हार्मोन्स होते हैं, है ना, वो अफेक्ट होते हैं, और उसकी वजह से आपका जो रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट होता है वो चेंज होता है। BMR? नॉट BMR। BMR कभी चेंज नहीं होता है। रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट जो होता है, RMR होता है, वो चेंज होता है। ठीक है। BMR और RMR में फ़र्क बस थोड़ा सा है। BMR क्या होता है कि जो आपका एक डिज़ाइंड BMR है, मतलब अगर आप सो भी रहे हो तो भी आपकी बॉडी को इतनी एनर्जी चाहिए अपने आप को फंक्शन करने के लिए। बेसलाइन कंजम्पशन ऑफ कैलोरीज अ डे। यस, है ना, बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। ठीक है। रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट ये है कि आपका जो बेसिकली आपने जो एक्टिविटी कर रहे हो, है ना, जब आप एक्टिविटी नहीं कर रहे हो तब आपकी कैलोरीज कितनी यूज हो रही हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली छोटा सा डिफरेंस है। तो आपका जो RMR है वो चेंज हो सकता है। एक्टिविटी आपकी बढ़ी, ज़्यादा एक्टिविटी आप कर रहे हो तो आपका जो रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट है वो थोड़ा बढ़ जाता है ना, या अगर आप एक्टिविटी नहीं कर रहे हो तो वो थोड़ा कम हो जाता है। BMR में कोई फर्क नहीं आता है। फ्रूट्स शुडंट बी ईटन आफ्टर सनसेट। तो देखिए, इसका कोई लॉजिक नहीं है। मतलब आप खा सकते हो, ठीक है, मैं भी खाता हूँ,
यूजुअली क्या होता है कि लोग ये प्रेफरेंस की बात हो सकती है कि किसी को नहीं पसंद आता है रात में खाने फ्रूट को खाना किसी को अच्छा नहीं लग सकता है, बट अगर आप देखो बहुत सारे कस्टर्ड बनते हैं उसमें फ्रूट डाले जाते हैं, है ना, तो उससे कोई नुकसान नहीं होता है। काफी डेजर्ट्स होते हैं हमारे यहाँ, पेस्ट्रीज होती हैं उसके अंदर, मतलब देर उसमें फ्रूट्स होते ही हैं, चेरीज एंड ऑल, तो रात में फ्रूट खान लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ऑब्वियसली जब आप डिजर्ट में डालते हो तो वो एक स्वीट डिश हो जाती है। आपने डिनर किया वो भी कैलोरी रिच था और उसके बाद आपने स्वीट्स ज़्यादा ले लिए तो ऑब्वियसली कैलोरीज बढ़ जाती हैं, बट अगर आप वंस इन अ वाइल खाते हो, महीने में एक बार खा रहा है, तो ऐसा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बट ऑब्वियसली आप रेगुलर वो स्वीट्स के साथ खा रहे हो। अगर आप एज अ होल फ्रूट है, एक एप्पल ले लिया तो इट डजेंट मैटर, बट हाँ अगर वो केला खा रहे हो तो हो सकता है कि क्योंकि आप ज़्यादा खा सकते हो, सॉफ्ट है, ईजी है, सैटिस्फैक्टी इंडेक्स शायद उसका कम होता होगा। यस यस यस, तो आप ज़्यादा खा सकते हो, बट वंस इन अ वाइल अगर आप खाते हो तो नॉट अ इशू। बट इवन फ्रूट अगर आप रेगुलर भी खाते हो तब भी उसका कोई इशू नहीं है। ओके ठीक है, एज अ होल फ्रूट। तो ये जस्ट ये एक मिथ है, ये एक फालतू में किसी के घर का फ्रीडम, घर के अंदर से कोई निकल गई होगी। हाँ 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 हाँ, ये बहुत सारे मिथ हैं जो आपको बताते हैं, उनको भी नहीं पता ये आए कहाँ से। किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। अगर किसी से भी आपको ये बोले कि इस टाइम के बाद खाना नहीं खाना, कोई बोले कि खाने के साथ पानी पी लो, इसी से वेट बढ़ता है। क्यों? तो एक्चुअल में खाना के साथ थोड़ा पानी पीना चाहिए, वो आपके जो डाइजेशन होता है उसमें हेल्प करता है। अगर आप नहीं खाते हो तो क्या होता है, जब आप खाना खाते हो, हाँ ठीक है, तो आप जब खाना खा रहे हो तो कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें जैसे आप प्रोटीन रिच चीज़ें खा रहे हो तो वो सही से नीचे जाने में कई लोगों को हिचकियाँ आती हैं, थोड़ा रूखा भी होता है, तो अगर आप थोड़ा सा खा लोगे, थोड़ा सा पानी पी लोगे तो वो आपका डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ऐसा नहीं होता है कि खाना खाने के 2 घंटे बाद पानी पीना चाहिए, इसका कोई फायदा नहीं होता है। इनफैक्ट मुझे तो ये लगता है, आप क्लियर करेंगे कि अगर आप पानी थोड़ा ज़्यादा पी भी लेते हैं तो आपका पेट थोड़ा जल्दी भरेगा। हाँ, तो इनफैक्ट ये एक मेरा सटाइटी प्रोटोकॉल है। ओके तो जो मैं हमेशा, जो लोग ओवर ईट करते हैं और परेशान होते हैं कि मैं कैसे अपनी एपेटाइट को कंट्रोल करूं, तो मैं हमेशा उनसे बोलता हूं कि खाना खाने से पहले करीब 15 मिनट पहले आप 200 ml पानी पी लें, फिर आप अपनी जो सैलड है जैसे क्यूकम्बर है या कोई भी सैलड है वो फिनिश करें और उसके 5 मिनट के बाद आप खाना खाएं। तो आप देखेंगे कि आपका ओवर ईटिंग होगी नहीं, क्योंकि थोड़ा सा पानी ने जगह ले ली, थोड़ी सी कुकुम्बर या जो भी सैलड है उसने जगह ले ली, तो आपका जो, और अच्छा फिर आपका वो हार्मोन भी निकलना शुरू हो गया, लेप्टिन, तो जब आप थोड़ा ही खाना खाओगे और आपका पेट भर जाएगा। अगर आप इन जनरल अपने खाने की विंडो को बढ़ाते हैं तो आई थिंक, मतलब इन माय अंडरस्टैंडिंग, कि आप लेप्टिन को वर्क करने का, रिलीज होकर के सिग्नल भेजने का टाइम दे रहे हैं। यस, वेरी यस, यू गॉट इट। या ओके, अब दीज आर द 2 बिग वंस। या लास्ट के लिए बचा के रखे थे। शुगर इज प्योर पॉइजन। ओह माय गॉड। तो मैं इसमें जोड़ देता हूँ। मैंने कहीं किसी ने मुझसे पूछा कि जितनी भी वाइट चीज़ें हैं, और ये सौरभ जो लल्लन टॉप पे हैं उन्होंने भी किसी से क्वेश्चन पूछा था कि ये जितनी वाइट चीज़ें हैं ये पॉइजन है। वाइट चीज़ें मतलब आपका वाइट ब्रेड, मैदा, शुगर और सॉल्ट, या कि सॉल्ट ज़्यादा खाने से हाइपरटेंशन होता है। ठीक है, तो देखिए, हाँ, तो देखिए क्या है, कोई भी चीज़ ना, तो मैंने जैसे पहले बोला कि सुपर फूड है, ना कोई चीज़ पॉइजन है। ठीक है, तो शुगर है, अगर आप मान लीजिए आधा किलो शुगर खाते हैं तो ये नुकसानदेह, ये कॉमन सेंस कहता है ना। लेकिन अगर आप 2 चम्मच शुगर अपनी चाय में डाल देते हैं या दूध में डाल देते हैं तो ये पॉइजनस नहीं है। ठीक है, अगर आप मैदा है, ठीक है, पास्ता खा लेते हैं या कभी खाते हैं, मतलब हफ्ते में एक बार खा लेते हैं, या मैदे की ब्रेड एक बार खा लेते हैं, तो ये पॉइजन नहीं है। ऑब्वियसली आपको कम खानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसलिए नहीं कि ये खराब है, इसलिए क्योंकि वो सॉफ्ट होती है और ओवर ईटिंग ज़्यादा कराती है ना, आपको भूख देर में मिटती है, इस वजह से उसको खाना चाहिए। क्योंकि मैदा कोई बाहर से थोड़ी ना है, वीट कोई ज़्यादा पीस दिया गया वो मैदा बन गया, कोई अलग चीज़ थोड़ी ना है। करेक्ट। ठीक है, उसी तरह से जो सॉल्ट है, सॉल्ट लाइफ सेविंग है। एग्जैक्टली। अगर सॉल्ट कम हो जाए तो हमारा हार्ट पंप करना बंद कर देगा, हम मर जाएंगे, बिल्कुल, है ना। डिहाइड्रेशन में सॉल्ट निकल जाता है, मेन कंपोनेंट इलेक्ट्रोलाइट्स का आई थिंक सॉल्ट है। yes. तो हाँ, ऑब्वियसली जो लोग एथलीट्स हैं, हम उनको बोलते हैं कि 5 ग्राम पर डे से भी कई बार ज़्यादा की रिक्वायरमेंट होती है। जो लोग सेडेंट्री हैं 2 ग्राम से 3 ग्राम पर डे उनकी रिक्वायरमेंट होती है।
मैराथन्स के अंदर बहुत ज्यादा पिलाया जाता है, बहुत ज्यादा लेते हैं। वो डिपेंड करता है, हम उनका स्वेट एनालिसिस करते हैं, उसके हिसाब से उनको रिकमेंड करते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है। तो ये आपको नुआंस समझना चाहिए कि कोई भी चीज़ पॉइजनस नहीं है और कोई भी चीज़ सुपर फूड नहीं है। तो आई होप आई आंसर्ड दिस क्वेश्चन कि जो वाइट मैदा, शुगर, ये पॉइजन नहीं है। हाँ, आपको क्वांटिटी इनकी लिमिटेड खानी चाहिए, वंस इन अ वाइल खानी चाहिए। बट जो आपने बात बोली उससे अगर मैं इसको थोड़ा सा जस्ट फॉलो द लॉजिक वाइज अगर मैं फॉलो करूँ, प्रोटीन खाने के लिए इंडिया के अंदर, जैसे इंडिया सी कंट्री में आपको मेहनत करनी पड़ती है, रफेज फाइबरस फूड खाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। शुगर तो ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ के अंदर आपको मिल ही जाता है। मतलब शुगर इज सो एक्सेसिबल। आप नींबू पानी पियेंगे और नींबू पानी से ज़्यादा तो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, लिम्का पी रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, तो शुगर तो मिल ही जाना है आपको, आप चाहो ना चाहो। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। तो शुगर इज प्योर पॉइजन, ये फैक्चुअली गलत हो सकता है, बट अगर कोई इंसान है वो इस चीज़ को सोच करके अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है कि शुगर इज़ प्योर पॉइजन, तो इट्स नॉट नेसेसरली अ बैड थिंग। वो बाकी लोगों से थोड़ा हेल्दी ही रहेगा, क्योंकि शुगर तो पनौती ये मिल ही जाती है, कुछ ना करके भी। तो देखिए क्या है, ये बेसिकली आपकी बात कुछ हद तक सही है कि लोगों को ऐसा, क्योंकि हर जगह पे शुगर है, और शुगर है क्योंकि हमें पसंद है। क्योंकि क्या होता है, एडिक्टिव होती है ना शुगर। तो जैसे मीठी चीज़ें जब आप खाओगे तो आप अपने आप को हमेशा रोक नहीं पाओगे। आप एक काजू कतली से शुरू करोगे और कब वो 5 हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। I have sugar addiction और मुझे शुगर रश भी होता है। Yes. इस एज तक। यस। और ये एज क्या, मतलब लोगों को हमेशा रहता है शुगर रश। शुगर भाई, पूरी दुनिया में शुगर इतना बड़ा मार्केट है शुगर की वजह से। वो इसी वजह से बच्चे, बूढ़े, जवान सब खाते हैं। ठीक है, तो ऐसे सारे लोग इस एडिक्शन से एडिक्टेड है। तो पूरी जो इंडस्ट्री है, अगर मान लीजिए आपका बर्गर मिल रहा है और बर्गर के साथ आपको वो मिल गया कोल्ड ड्रिंक, तो आपकी एपेटाइट भी बढ़ जाती है, आप ज़्यादा खाते हो। ठीक है, या आप कोई भी चॉकलेट खा रहे हो, आप एक बाइट मतलब खा के रह नहीं सकते हो। आप खाओगी वो खत्म नहीं हो जाएगा। तो वो आपकी बात कुछ हद तक सही है कि एक्सेस शुगर पॉइजन हो जाती है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि आप में सेल्फ कंट्रोल नहीं है। तो बेहतर तरीका ये होगा कि आप उधर जाओ ही नहीं। और शुगर के साथ ये होता है कि या तो आप ना खाओ, द मोमेंट आपने वो टेस्ट कर लिया तो आप ओवर ईटिंग करने की पॉसिबिलिटी हमेशा ज़्यादा होती है। तो आप ये हमेशा ध्यान रखो, अगर आपके सामने मिठाई आती है ना, और कोई कहता है एक छोटा सा बाइट ले लो, कभी ऐसा होगा नहीं कि आप वो बाइट लेके रह पाओ, आप हमेशा ज़्यादा खा लोगे। इट्स एन एवलांच, है ना। तो अगर आप नहीं खाते हो देन यू आर इन सेफ जोन। बट अगर आपने खाया तो चांसेस ये हैं कि वो दूसरा पीस भी हो सकता है, उठा लो आप, या तीसरा उठा लो, या आप बहुत ही सेल्फ कंट्रोल्ड हो। बट देन अगेन विल पावर तो लिमिटेड होती है। क्यों इतनी एक्सपेंड करना? यस। बट इन जनरल जैसे शुगर, it's easier to not have sugar than to moderate sugar, right? मतलब शुगर को मॉडरेट करना मुश्किल हो जाता है अगर आप शुगर नहीं खा रहे, क्योंकि आई हैव आल्सो फेस दिस कि अगर सामने रखी हुई और मैंने एक भी पीस नहीं उठाया है, आई एम परफेक्टली फाइन। ठीक है, थोड़ा सा फोमो हो रहा है बट कोई बात नहीं। बट अगर आपने एक पीस खा लिया और फिर वो आपको देख रहा है, एक्चुअली वो नहीं देख रहा होता, पर आपको लगता है देख रहा है कि खा लो। तो इट्स इजियर टू not have sugar but then moderating it. Yes. Because it has addictive properties. Yes. तो देखिए क्या है कि ये तो है, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर ये सेंस है शुगर को पॉइजन कहने का, क्योंकि ये तो बिल्कुल श्योर शॉट वेल रिसर्च है कि एक बार आपने खाया शुगर तो चांसेस ओवर ईटिंग के ज़्यादा खाने के बढ़ जाते हैं। ओके। और आप ओवर ईटिंग करोगे ही करोगे, है ना। चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो, ऐसा नहीं होगा कि 2 सिप पी के कोई कोल्ड ड्रिंक रख देता हो, या आधी बाइट लेके काजू कतली रख देता हो या चॉकलेट रख देता हो, लोग फिर ज़्यादा ही खाते हैं। कोई आधा गिलास कोल्ड ड्रिंक मांगता है तो उसके बाद वो आधा और लेता है। यस, या जूसेस हैं या कोई भी चीज़ है, आज या आपका रूह अफ़ज़ा या कोई भी चीज़ है, वो हमेशा उसमें एक्स्ट्रा लोग पी ही लेते हैं। तो ये इस सेंस में पॉइजनस तब भी मैं नहीं कहूँगा, बट ये कहूँगा कि ऑब्वियसली ये इन चीज़ों से हमें
थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, और अगर अवॉइड कर सके तो अवॉइड कर लें, क्योंकि अगर आप में सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो फिर आप ओवर ईटिंग करेंगे। बिफोर आई गेट टू माई बिग वन, आपने जूसेस का नाम लिया। जूसेस क्या वो ठीक हैं या नहीं है? क्योंकि हमारे जब कोई बीमार होता है तो उसको ऑरेंज जूस पिलाया जाता है जिसके अंदर पल्प बहुत कम होता है। और उसके अंदर वो बहुत तेज मीठा होता है, वो पीते हुए भी लगता है। मैंगो जूस अगर आप ले लें, बट इन जनरली दे आर लैकिंग इन पल्प, कोई रफेज वैल्यू नहीं होती है। तो इज आर जूसेस एक्चुअली हेल्दी और दे आर अनहेल्दी बिकॉज टू मच शुगर? तो देखिए, दो तरह के जूसेस अवेलेबल है मार्केट में। एक तो ये है कि आपने घर में फ्रेश जूस निकाला, कि चाहे वो पोमीग्रेनेट का हो, चाहे एप्पल का हो, चाहे मौसम्बी का हो, और दूसरा आपका पैकेज्ड है। पैकेज में भी आजकल आई थिंक 2-3 कैटेगरी आने लगी हैं। एक तो ये है कि वो रियल नहीं होता, नाम रियल होता है बट रियल जूस नहीं होता है। उसमें क्या होता है, कंसनट्रेट होता है। तो मान लो एप्पल जूस है तो एप्पल कंसनट्रेट डाला गया और पानी डाला गया और फ्लेवर डाले गए और उससे आपका जूस बना दिया गया, प्रिजर्वेटिव्स टू स्टेबलाइज इट। हाँ, तो बेसिकली वो आर्टिफिशियल जूस है ना, जो कि आप टेस्ट के लिए पी रहे हैं, उसका कोई न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं है। जो ठेले पे मिलता है, जो निकलते हैं जूस हम निकाल जो होता है जो सिर्फ जूसी जूस बार पे बहुत सारी जूस बार, ये जूस बार भी नहीं, जो समझ गए जो एक ठेले वाला जूस निकालता है जी। अब देखिए क्या है कि वो तो ठीक है, कभी आप पी सकते हो। यूजुअली मेरा अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू मांगोगे तो मैं जूसेस ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ कि होल फ्रूट खाइए, उससे आपको ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिलते हैं, क्योंकि जब आप प्रोसेस करते हो तो बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो लॉस हो जाते हैं। ठीक है, जो मिनरल्स, जो कि वाइटामिन्स होते हैं। बट तो हीट तो इन्वॉल्व नहीं है, कैसे लॉस हो? नहीं, जब आप उसको प्रोसेस कर रहे हो, चर्न कर रहे हो, तो उसमें लॉस हो जाते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब आप फ्रूट है, आपने कभी देखा एप्पल को काट के रखिए तो ऑक्सीडाइज हो जाता है या फौरन डार्क हो जाता है। तो वो क्या क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो एंटीऑक्सीडेंट हैं, जब ऑक्सीजन से कांटेक्ट में आते हैं तो वो बेसिकली ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। ओके, सो केमिकल रिएक्शन। तो जो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो लॉस हो जाती है। ओके, ठीक है। तो जब भी ये आप एज अ होल फ्रूट खाओगे, फ्रूट एज अ फ्रूट, तो आपको ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिलेंगे, ज़्यादा फाइबर मिलेगा। ठीक है, और आपको आप ओवर ईटिंग नहीं करोगे। जूस, एक एग्जांपल, एक एप्पल खा रहे हो और 200 ml जूस पी रहे हो, तो 200 ml में 4-5 आप एप्पल को निकालोगे तब आप उसका जूस बनेगा, और उसमें आपने सारा फाइबर निकाल दिया, सिर्फ शुगर आया, और थोड़ा बहुत से उसमें न्यूट्रिएंट्स आ भी गए, थोड़े बहुत आप शुगर स्पाइक कर जाओगे और ओवर ईट कर रहे हो आप अननेसेसरीली। तो अगर कोई बीमार है ना, क्योंकि क्या होता है, जब बीमार होता है तो आदमी खा नहीं पा रहा होता है, डिपेंडिंग ऑन द इलनेस क्या है। यूजुअली लोग एपेटाइट बहुत पुअर होती है, लोगों खा नहीं पा रहे हैं, वीक हैं, तो इसलिए जूस दिए जाते थे कि ईजिली चला जाएगा, उसको थोड़ा सा एनर्जी मिलेगी। तो कुछ केसेस में आप दे सकते हो, डिपेंडिंग कि उसको डायबिटीज़ नहीं है या अलग अलग प्रॉब्लम नहीं है, क्या प्रॉब्लम है। बट देयर आर बेटर वेज, मतलब बेटर ऑल्टरनेटिव। यस, अगर आप फ्रूट पूरा देते हो और वो खा सकता है तो आई ऑलवेज रिकमेंड कि पूरा फ्रूट ही दो। तो मतलब पैक्ड जूस तो प्रॉब्लम ही, बिल्कुल प्रॉब्लम है ये। और अगर आप घर पे फ्रेश निकाल सकते हैं वो भी मॉडरेट करना चाहिए। ये ना हो कि आपने 300 ml जूस पिला दी, जैसे 5-6। यस, और वो मतलब आई थिंक प्रैक्टिस में लाइए ही नहीं घर में जूस निकालने का। कभी कभार ठीक है आपने पी लिया, बट आप होल फ्रूट ही खाइए। यू रेज़्ड एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो फ्रूट्स होते हैं, ये इनसे आप शुगर ओवरडोज कर नहीं सकते, क्योंकि इनके अंदर एक नेचुरल बैरियर है जो इनका रफेज होता है। जो रफेज से आपका अज्यूमिंग लेप्टिन बढ़ता होगा, और रफेज से, क्योंकि आप च्यू कर रहे हो ना। जितना ज्यादा आप च्यू करोगे, है ना, उतना टाइम आपको लगेगा उस खाना खाने में। तो इट्स अ नेचुरल फेल सेफ दैट्स बिल्ट इनटू दैट प्रोडक्ट। मतलब तो अगर आपको अपने आप को सेव करना है ओबेसिटी से, वेट गेन से, ओवर ईटिंग से, तो आप होल फूड या होल फ्रूट खाओ। आप कभी खा ही नहीं पाओगे। मैं बताता हूँ, जब ओवर ईटिंग पॉसिबल ही नहीं। मैंने बहुत सारे जो ओबीस क्लाइंट्स हैं, वो कहते हैं ओबेसिटी की डेफिनेशन क्या है? ओबेसिटी का डेफिनेशन तो देखिए आपकी BMI से होता है। ओके, ठीक है, तो 30 के ऊपर। हाँ, 30 के ऊपर। तो उसमें कई सारी कैटेगरीज हैं, और इंडिया में जो एशियंस के लिए कैटेगरीज बिल्कुल अलग हो गई हैं। ठीक है, तो एशिया में जो अभी लेटेस्ट गाइडलाइन है वो कहती हैं कि जैसे यूजुअली क्या होता है कि मोर देन
जो 25 होता है वहाँ से पहले ओबेसिटी में भी बहुत सारे क्लास होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, मॉर्बिड ओबेसिटी, अलग अलग क्लासेस होते हैं। इंडिया में ये कहा जाता है कि इवन जो जिनका BMI 22 है वहाँ से ही आपको थोड़ा सा एक्टिव हो जाना चाहिए कि इट इज़ अलार्मिंग फॉर इंडियंस, क्योंकि जो हमारा बॉडी कंपोजिशन है ना, लो प्रोटीन हाई कार्ब्स नहीं, बॉडी कंपोजिशन मतलब हमारा जो हमारे इंडिया में विसरल ओबेसिटी मतलब जो पेट है ना, एब्डोमेन वाला एरिया है, वो बेली फैट या बेली जो है वो ज़्यादा निकलती है। इसलिए अगर आप कंपेयर करोगे US में तो वहाँ हाइट ज़्यादा है और उनका जो ओबेसिटी होती है पूरे बॉडी में दिखती है। इंडिया में ज़्यादा एब्डोमिनल ओबेसिटी है। तो जो BMI 22 है हो सकता है उनके लिए नॉर्मल हो, बट हमारे लिए प्रॉब्लम वहाँ से शुरू हो जाती है क्योंकि हमारा एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड होता है। यस ऑल्दो BMI बहुत अच्छा पैरामीटर नहीं है सारे लोगों के लिए, जैसे क्योंकि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं जिनका बॉडी बिल्ड अच्छा है ना, जिनका लीन मसल मास ज़्यादा है, बट अगर आप ओवरऑल देखोगे तो ये काफ़ी अच्छा पैरामीटर है। आजकल WHR कहते हैं, वेस्ट टू हिप रेशियो, वो भी एक बहुत ही अच्छा पैरामीटर है आपको बताने के लिए कि कहीं आप में इंसुलिन रेजिस्टेंस टू डेवलप। और माय फेवरेट वन, प्रोटीन पाउडर डैमेजेस किडनीज, लिवर डैमेज कर देता है, क्या क्या कर देता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें हमारे डॉक्टर्स ने बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई है एंड अदर इन्फ्लुएंसर्स को भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने प्रोटीन के बारे में बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई है और तरह तरह से फैलाई है, कभी आयुर्वेदा के नाम पे, कभी नेचुरल के नाम पे, कभी आर्टिफिशियल के नाम पे, और ये बेसिकली बहुत गलत काम कर रहे हैं वो। इसलिए क्योंकि प्रोटीन जो है बहुत ही एसेंशियल न्यूट्रिएंट है हमारी हेल्दी लाइफ का। अगर हम प्रोटीन कम खा रहे हैं उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी। तो हम क्या समझते हैं प्रोटीन से, हमने हमेशा ये सोचा है कि प्रोटीन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मसल्स। प्रोटीन कहाँ कहाँ काम करता है? तो प्रोटीन में होता क्या है, प्रोटीन में होते हैं अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो अगर आपकी बॉडी में, अगर आपके खाने में प्रोटीन कम है तो अमाइनो एसिड्स कम है। हर अमाइनो एसिड का एक अलग काम है। एक एग्जांपल, एक अमाइनो एसिड होता है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन आपकी नींद को अच्छा करता है। एक अमाइनो एसिड होता है जिसको कहते हैं ल्यूसिन। ल्यूसिन आपकी मसल्स बिल्डिंग में ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे जो अमाइनो एसिड्स हैं उनके अलग अलग रोल हैं। कुछ अमाइनो एसिड आपके डाइजेस्टिव एंजाइम बनाते हैं, कुछ अमाइनो एसिड्स आपके जो हार्मोन्स होते हैं उसको बनाने में हेल्प करते हैं। ये हर प्रोटीन के अंदर ये सारे अमीनो एसिड्स होते हैं। यस। तो दो लाइक सोयाबीन से लिया जाए या फिर लेट्स से चिकन से लिया जाए, सब में ये होते हैं। तो देखिए दो तरह के प्रोटीन होते हैं। एक होता है कंप्लीट प्रोटीन जिसमें 20 अमाइनो एसिड्स, ठीक है, 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और 11 नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो जितने भी नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज हैं, मिल्क, एग्स, चिकन, बीफ ना, पॉक्स, इस सब में 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं। वेजिटेरियन में सोया में ऑलमोस्ट पूरे होते हैं। ठीक है। बाकी जो दालें होती हैं, जो राइस है, वीट है, इनमें किसी में 10 अमाइनो एसिड्स होते हैं, किसी में 12 होते हैं, किसी में कोई अमाइनो एसिड कम होता है। बट आप दाल को राइस के साथ मिलाते हैं तो काफ़ी कुछ कंबाइन हो जाता है। ठीक है। तो कंप्लीट प्रोटीन बन जाता है। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है। तो अब आप समझ गए होंगे क्लियर कट कि जो वेजिटेरियन सोर्सेज हैं वो कंप्लीट नहीं होते, उनको कंप्लीट करना पड़ता है एक को दूसरी चीज़ के साथ मिक्स करके। दैट्स वाई दाल चावल, ठीक है। ये कोई क्यों सोचेगा इंडिया जैसी जगह के अंदर? हाँ, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और आप सोचिए कि जो जहाँ से कॉम्बिनेशन शुरू हुए होंगे उन्होंने कुछ अपने लॉजिक लगाए होंगे कि इसके साथ ये खाओ तो ये प्रॉब्लम नहीं होती है, एंड दैट्स हाउ दे डेवलप दिस कॉम्बिनेशन, जो कि दैट्स हाउ वी लर्न। एवोल्यूशन हुआ, हमारे एंसेस्टर्स ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे होंगे, दैट्स हाउ दे नो कि कॉम्बिनेशन खाओ तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ज़्यादा हेल्दी होता है। तो ये मैं बताना चाह रहा था कि प्रोटीन का एक तो ये रोल है। प्रोटीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रोटीन नॉट जस्ट फॉर बॉडी बिल्डिंग, बट आपके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, आपकी बोन्स है ना, आपके हेयर्स
है ना, उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपकी स्किन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो प्रोटीन इज़ नॉट जस्ट फॉर बॉडी बिल्डिंग, प्रोटीन हर एक चीज़, आपकी नींद के लिए, आपकी बहुत सारी जो डिसीज़ेज़ होती हैं उनमें उनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है उन अमाइनो एसिड्स का, ठीक है। तो इसलिए प्रोटीन खाना है ना। और इंडिया में हम देखते हैं कि लोगों के खाने में कार्ब और फैट तो बहुत ज़्यादा होता है बट प्रोटीन बहुत कम होता है, और उसकी वजह से इंडिया में डायबिटीज़ के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, ठीक है, ओबेसिटी बढ़ रही है, बच्चों में ओबेसिटी बढ़ रही है, चाइल्डहुड ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसके ऊपर हमें ध्यान देना है। और प्रोटीन पाउडर की बात करी, जहाँ तक बहुत ही मैंने कहा कि मिस इन्फॉर्मेशन, स्पेशली डॉक्टर्स ने, इन्फ्लुएंसर्स ने, आयुष्मान खुराना ने, आयुष्मान खुराना, 3 साल लगते हैं यस, एक स्कूप को डिसॉल्व होने में। जी बिल्कुल नॉनसेंस बेसिकली उनका ये कमेंट था, और आई थिंक उनको शर्मिंदा होना चाहिए इस कमेंट के ऊपर कि जलालत तो बहुत हुई थी जी इंटरनेशनली, जी बहुत ही उनको शर्मिंदा होना चाहिए एक्चुअली। अगर वो रिस्पॉन्सिबल है एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको एक्चुअल में माफ़ी मांगनी चाहिए कि मैंने ये गलत कहा, करना चाहिए उन्हें एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि ये दिस वाज अ रॉन्ग, एंड ये एक्सेप्ट करने में क्या बुराई है, क्योंकि वो न्यूट्रिशन एक्सपर्ट नहीं है और उनको किसी ने बताया होगा और जो कि गलत इन्फॉर्मेशन थी। तो अगर आपने गलती कर दी है तो माफ़ी मांगने में कोई बुराई नहीं है, आप बड़े ही होते हैं। एंड जो प्रोटीन पाउडर्स हैं वो अगर आप अच्छी क्वालिटी का वे प्रोटीन लेते हैं तो बहुत ही सेफ है। इवन प्लांट प्रोटीन्स भी अवेलेबल हैं। इसके अंदर केसीन वगैरह जो बाकी प्रोटीन्स हैं स्लो डिसॉल्विंग जो पाउडर की फॉर्म में मिलते हैं, उसके भी बारे में उनको भी साथ में लेके तो देखिए क्या है कि दो आपका जो प्रोटीन पाउडर्स हैं, है ना, जो ज़्यादा आजकल है, और स्पेशली जो वे प्रोटीन मोस्ट पॉपुलर वन, तो देखिए ये मिल्क प्रोडक्ट है। तो मिल्क में 2 तरह के प्रोटीन होते हैं, एक होता है केसिन, दूसरा होता है वे। तो जब आप दूध को फाड़ते हैं, आपने उसमें साइट्रिक एसिड डाल दिए, नींबू डालिए, तो वो 2 बन के एक तो गाढ़ा सा हो जाता है और एक पानी सा हो जाता है जी, ठीक है। जो गाढ़ा है वो है केसिन, जो कि पनीर बन जाता है, ठीक है। अब उसने आपको निचोड़ा और वो पानी बचा, जो पानी है उसमें एक तो पानी है और दूसरा है वे, जो कि ईजिली डाइजेस्ट। पहले क्या होता है हमें पता नहीं था तो हम उसको फेंक देते थे। फिर क्या होता है, रिसर्च होती है, रिसर्च में पता चला कि ये तो वे प्रोटीन है और ये ईजिली डाइजेस्ट होता है, डाइजेशन में काफ़ी अच्छा होता है। तो उसको बेसिकली उस पानी को हटा करके जो उसका एक्सट्रैक्ट निकाला गया वो वे प्रोटीन हो गया। अब वो वे प्रोटीन मतलब आपका मिल्क का ही प्रोडक्ट है। तो एक हो गया केसिन। अब केसिन क्या है, को डाइजेस्ट होने में ज़्यादा टाइम लगता है, वे प्रोटीन बहुत ही ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है। ओके ठीक है। तो अब आप ये सोचिए कि ये कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है, ये नेचुरली है ना। बस इसको थोड़ा सा प्रोसेस कर दिया गया है, पैकेजिंग का फर्क है, पैकेजिंग का फर्क कर दिया है कि आजकल जैसे आप दूध पैकेट में मिलते हैं उसी तरह से वे प्रोटीन है। अब क्या है कि ये नुकसान करता है, इससे क्या आपका किडनी खराब हो जाती है। मैं आपको यहाँ पे, मैं जितने भी लोग हैं जिन लोगों ने ये कहा कि इससे किडनी खराब हो जाती है, मैं उनको यहाँ पे चैलेंज कर रहा हूँ कि एक स्टडी अगर वो दिखा दें हेल्दी पॉपुलेशन में, पूरी दुनिया में अगर कोई ऐसी स्टडी हुई हो कि प्रोटीन खाने से हेल्दी पेशेंट में उनका किडनी डैमेज हो जाता है, तो मैं इस पे बात ही करना बंद कर दूंगा। ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। इतनी स्टडीज़ मैंने पढ़ी हैं, इसके ऊपर बहुत सारे कंसेंसस स्टेटमेंट्स आए हैं, बहुत सारा मेटा एनालिसिस हुई है कि प्रोटीन का अफेक्ट ऑन किडनी, हार्ट, लंग्स बहुत जगहों पे हुआ है। कहीं भी हेल्दी लोगों में प्रोटीन नुकसान नहीं करता है। हाँ, जिन लोगों को ऑलरेडी CKD क्रोनिक किडनी डिसीज़ है ना, या कोई और प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे डिफरेंट गाइडलाइंस होती हैं। उनको भी प्रोटीन मना नहीं होता है, बट देयर आर डिफरेंट गाइडलाइंस कि आपको कितना प्रोटीन उनको देना है। ओके ठीक है। तो ऑब्वियसली हो सकता है कई बार उनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी कम हो सकती हैं क्योंकि उनकी किडनी ऑलरेडी कंप्रोमाइज है, बट हेल्दी लोगों में प्रोटीन नुकसान नहीं करता है,
क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि प्रोटीन कभी आप ओवर ईट कर ही नहीं सकते, और उस हिसाब से अगर देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट और फैट ज़्यादा आपकी किडनी को डैमेज करता है कंपेयर टू प्रोटीन, क्योंकि उसी से डायबिटीज़ होती है और डायबिटीज़ किडनी जाके किडनी पे असर करती है। Yeah. तो कार्बोहाइड्रेट इज ज़्यादा डेंजरस फॉर योर किडनी रेदर देन योर प्रोटीन। या मेक सेंस, परफेक्टली मेक सेंस। और कार्बोहाइड्रेट हम दबा के खा रहे हैं, शुगर हम दबा के खा रहे हैं, और प्रोटीन से डर रहे हैं। एक स्टडी थी कि जब कोई भी कंट्री डेवलप होना शुरू होती है और वहाँ पे प्रोटीन कंजम्पशन बढ़ता है तो एवरेज हाइट इंक्रीज होती है। चाइना के अंदर पिछले 2 डेकेड के अंदर 2 इंचेस का हाइट इंक्रीज हुआ है। इंडिया के अंदर ये नहीं हुआ है। इंडिया में अभी इनकन्क्लूसिव है बट शायद नेगेटिव हो रहा है, वी आर गेटिंग शॉर्टर। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और जितने भी पेरेंट्स हैं आई थिंक उनके लिए ये बात समझना जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो जो आपकी हाइट होती है ना, उसका एक टाइम है हाइट बढ़ने का, ठीक है। तो वो अलग अलग टाइम में आपकी हाइट बढ़ती है और ज़्यादा बढ़ती है। तो एक तो ये जब आप बिल्कुल पैदा हुए होते हैं, तो जब आपके पहला साल होता है उसमें आपकी हाइट मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, और फिर बढ़ती तो हमेशा है बट वो लीनियर एक प्रोसेस होता है। और स्पेशली मैंने देखा है कि जब आप 9 साल से 14 साल का जो होता है, इसमें मैक्सिमम आपकी हाइट बढ़ती है। ओके, ठीक है। अभी मैं बहुत सारे बच्चों के साथ काम करता हूँ, मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ। मैं कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ मैंने करीब 4-5 साल से काम कर रहा हूँ, ठीक है, एंड वो लिविंग एग्जाम्पल हैं कि कैसे न्यूट्रिशन आपकी हाइट को बढ़ा सकता है। तो मैं दावा नहीं कर सकता कि मैं आपको डाइट दूंगा और उससे आपकी हाइट बढ़ जाएगी, बट आपकी जो नेचुरल हाइट है, तो जो हाइट है वो आपके जेनेटिक्स बेसिकली कंट्रोल करते हैं। बट आपको पता नहीं है कि कितनी हाइट होगी, बट अगर आप न्यूट्रिशन प्रॉपर देते हैं तो वो मैक्सिमम हाइट अचीव कर लेता है। और अगर आप न्यूट्रिशन नहीं देते हैं प्रॉपर, है ना, तो स्टंटिंग हो जाती है। और ये प्रूव्ड है कि मैल नरिशमेंट से, और इंडिया में जो हाइट कम है लोगों की, पहले लोगों को खाने ही नहीं था प्रोटीन, तो आप भूल जाइए, पहले उतना खाने ही नहीं मिलता था। करेक्ट। और जो यूरोप है, यूएस है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें अबंडेंस थी, जिसकी वजह से आप हाइट लोगों की ज़्यादा है। ऑब्वियसली जेनेटिक्स का भी इम्पॉर्टेंट रोल है, बट न्यूट्रिशन का भी उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल है। तो जितने भी पेरेंट्स हैं, प्लीज़ अपने बच्चों को आप हाई प्रोटीन दें, क्योंकि कई बार उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा होती है, क्योंकि उनका एक ग्रोथ हो रही है, उनकी बोन ग्रोथ हो रही है, उनकी मसल ग्रोथ हो रही है, उनकी हाइट ग्रोथ हो रही है, उनका जो ऑर्गन्स हैं वो एक शेप ले रहे हैं, तो उनके हार्मोन्स डेवलप हो रहे हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। उनको अच्छा प्रोटीन आप दें। और अगर आपको नहीं पता है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स आर नॉट अवेयर कि उनकी रिक्वायरमेंट कैसे चेक करें, तो प्लीज़ कंसल्ट विद अ गुड न्यूट्रिशनिस्ट, जो कि क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हो, उसके पास जाएं, उससे समझें कि मेरे बच्चों की क्या रिक्वायरमेंट है। इवन मैं यहाँ पे एक बात और हाईलाइट कर दूँगा कि बहुत सारे बच्चे पेरेंट्स अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डालते हैं, और वो हाई इंटेंसिटी स्पोर्ट्स में डाल देते हैं, जैसे स्विमिंग है, रनिंग है ना, स्प्रिंटिंग है, और उनको खाना वो नॉर्मल बच्चे वाला ही दे रहे होते हैं। मैं अभी नाम किसी का नहीं ले सकता अपने क्लाइंट्स का। मैंने देखा है कि बच्चों में इतना ज़्यादा बर्नआउट हो जाता है, क्योंकि इतना वो खेल रहे हैं, इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके ऊपर प्रेशर है, और वो खाना नहीं खाते, क्योंकि बच्चे वैसे ही खाने से भागते हैं। Correct. और अगर आपने उनको स्ट्रक्चर्ड प्लान नहीं दिया तो बेचारे बर्न आउट हो जाएंगे, उनमें स्टेंटिंग हो जाएगी, लड़कियों में जो उनके साइकिल्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, उनकी ग्रोथ डिस्टर्ब हो जाएगी, उनको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आप अपने बच्चों को किसी भी खेल में डाल रहे हैं तो उनका न्यूट्रिशन इंश्योर करिए कि प्रॉपर हो। और अगर आपको नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ कुछ पैसे इन्वेस्ट कर दिए, जैसे आप कोचिंग पे करते हैं, जैसे उनके क्लोथ्स पे करते हैं, तो उस पे आप इन्वेस्ट करिए। एक
कंसल्टेशन ले लीजिए किसी भी क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट से, और उससे आपकी बच्चे की हाइट और ग्रोथ पे बहुत फ़र्क पड़ेगा, इवन उसके बिहेवियर पे, उसकी परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा आपका। पर ब्रिंगिंग टू द अदर सब टॉपिक, यस, हम लोग तो इंस्टाग्राम से ले रहे हैं। थोड़ी हमने इसमें बारे में बात करी, बट हम अपने एक तो या तो हम इंस्टाग्राम से लेते हैं, और न्यूट्रिशनिस्ट को एक कंसल्ट करने के लिए तो उसमें पैसे लगते हैं। जो डॉक्टर के पास जा रहे हैं, जो नॉर्मल डॉक्टर के पास चेकअप कराते हैं, जो पीडियाट्रिशियन कहते हैं बच्चों के डॉक्टर को शायद, हाँ, उन्हीं से डाइट चार्ट भी बनवा लेते हैं। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे क्या होता है कि हम एक इंसान को हर चीज़ का एक्सपर्ट मान लेते हैं। सो सपोज मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेरे पास मेडिसिन्स का नॉलेज नहीं होगा, या मैं बहुत सारी बीमारियों को डायग्नोस नहीं कर सकता हूँ बेटर दैन अ डॉक्टर, तो वो डॉक्टर का रोल है। इसी तरह से डॉक्टर इज़ नॉट अ न्यूट्रिशनिस्ट, है ना, कि डॉक्टर हर न्यूट्रिशन के बारे में, कैलोरीज, है ना, न्यूट्रिएंट, उनको थोड़ा थोड़ा कुछ ज्ञान होगा, बट दे आर नॉट एक्सपर्ट। तो हमें हर चीज़ में, हम आजकल डिज़ाइनर टूथपेस्ट यूज़ करते हैं कि ये सॉल्ट वाला है ना, ये फ्रेशनेस वाला है, ये दिन का है, ये रात का है, ये दिन का है, रात का। क्रीम में पर्सनलाइज है, है ना, कि ये वाली क्रीम लगाना है, ये मेरी स्किन को सूट करती है ना, हर रात में रेटिनॉल है, दिन में ये है ना, एंड इट्स गुड कि आप अपने आप को समझ रहे हैं। बट जहाँ पे बात आती है अपनी हेल्थ की, हम या तो इंफॉर्मेशन लेते हैं ऑनलाइन, कोई बुरी बात नहीं है, बहुत सारे अच्छे लोग हैं, अच्छी बात है, बट चांसेस ये होता है कि आपको नहीं पता कि कौन अच्छा है कौन ख़राब है। तो आप, अगर डर्मा की बात है, डर्मेटोलॉजी की बात है, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए, है ना, अच्छे एक्सपर्ट्स के पास जाइए, थोड़े पैसे इन्वेस्ट करिए, और आपको एक अच्छा आपके हिसाब से, क्योंकि हो सकता है जो इन्फ्लुएंसर या कोई बंदा बता रहा है उसने अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस से बताया, वो आपके लिए रेलेवेंट नहीं हो सकता है, है ना। तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए, उसको अपना कुछ वो ब्लड टेस्ट करेगा, कुछ भी करेगा, जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपकी प्रॉब्लम होगी, उसको आइडेंटिफाई करेगा। एंड मैं जाता हूँ डर्मेटोलॉजिस्ट के पास अगर मुझे कोई स्किन इशू होता है, एंड बहुत ही मतलब कम पैसों में काम हो जाता है, कंपेयर टू अगर मैं सिर्फ इन्फ्लुएंसर के हिसाब से सोचूं तो वो पता नहीं रैंडम चीज़ें बता देते हैं और वो काम करती हैं नहीं करती हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आप एक्सपर्ट्स के पास जाएं। और न्यूट्रिशन की बात जहाँ तक आती है, जो आपने बोला कि सिर्फ पीडियाट्रिशियन आर गुड, कि जो बच्चों की प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, बट अगर न्यूट्रिशन की बात आती है तो देयर आर एक्सपर्ट न्यूट्रिशनिस्ट, क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, जिन्होंने एमएससी करी है, जिन्होंने पीएचडी करी है, जिन्होंने आरडी करी हुई है, वो इसी सब्जेक्ट में उन्होंने अपने 10-10, 15-15 साल, 20-20 साल लगा दिए हैं। तो ऑब्वियसली उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी कंपेयर टू अ डॉक्टर और एनीवन, है ना। नहीं, बट जैसे आप हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, या कि डर्मा के पास कभी मैं गया था जी, उनसे अगर मैं पूछूंगा ना कि, या मेरी फिजियोथेरेपिस्ट थी, मैं उनसे अगर उनके पास गया कि मुझे ये प्रॉब्लम है, उन्होंने कहा कि इसके लिए अगर आपको दवा चाहिए, पर उन्होंने ये नहीं, उन्होंने बोला कि दवा मैं तुम्हें बता सकती हूँ, बट मैं तुम्हें प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिख करके दूंगी, सो दैट आई डोंट वांट यू टू बाय इट, आई वांट यू टू गो कंसल्ट अ डॉक्टर। यस, वो बाकी इंडस्ट्री के अंदर दैट आई हैव सीन, छोटा सा मेरा बहुत बायस्ड एग्जांपल हो सकता है, बट जनरली स्पीकिंग डॉक्टर्स आर वेरी क्विक टू गिव न्यूट्रिशनिस्ट एडवाइस। वो बहुत जल्दी न्यूट्रिशन के चार्ट प्लान बना देते हैं, वेराज कोई न्यूट्रिशनिस्ट एलोपैथी दवा नहीं लिख के देगा। तो मतलब पॉडकास्ट के ऊपर आ करके उनको बुलाया है किसी और चीज़ के लिए, और किसी फिजिशियन को बुलाया हुआ है, और वो आकर के बता रहे होते हैं कि आप ये मत खाइए, और वो खुद आके बोले प्रोटीन नहीं खाइए, वे प्रोटीन नहीं खाइए। तो दैट्स अनदर थिंग, वो भी एक इन्फ्लुएंस है पेरेंट्स के लिए। मेरे पास बहुत सारे डॉक्टर्स आते हैं न्यूट्रिशन एडवाइस के लिए, बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि दे डोंट नो द न्यूट्रिशन एज आई नो। Of course, they know basically there are nephrologists, diabetologists, they are very good in their domain, है ना। उनके पास 100 पेशेंट्स आते हैं डायबिटीज़ के, वो ट्रीट करते हैं। बट लेट्स से अगर वो ओबेसिटी से डील कर रहे हैं, वेट गेन हो गया है, बिकॉज उनकी लाइफ बहुत टफ है, उनके पास टाइम नहीं होता है, जिसकी वजह से उनको पता नहीं है कि रात में उनको काम करना पड़ता है, और वो लोग आते हैं मेरे पास और मैं उनको हेल्प करता हूँ। तो
वो समझते हैं कि ये मेरा डोमेन नहीं है, और अगर मुझे कंसल्ट करना है तो मुझे न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाना चाहिए, क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट के पास, और वो मुझे राय देगा। और वो इस बात को मानते हैं। बहुत सारे लोगों को ये जो लाइन है, जो ड्रॉ है, उसका बेसिकली अंदाज़ा नहीं है, और वो चाहते हैं कि अगर मेरे पास आया और मुझसे क्वेश्चन कर लिया तो मैं उसको सारे सोल्यूशन दे के भेजूंगा। ये एक है, और इसमें कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी छिपी हुई है। बहुत सारे डॉक्टर्स को या जो एक्सपर्ट है उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं अपना जो पेशेंट है किसी के पास भेजता हूँ तो कहीं ये वहीं ना चला जाए। ओह, मैं आपको एक बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ। ये पूरा हेल्थ केयर जो इंडस्ट्री है उसमें ये बहुत ही कॉमन है। कोई भी डॉक्टर या कोई भी एक्सपर्ट किसी दूसरे के पास भेजने से डरता है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैंने किसी को भेजा, क्योंकि उनका क्लाइंट है ना, तो वो चला गया तो वापस लौट कर नहीं आएगा, तो मेरा लॉस हो जाएगा। और मैं आपको एक बताता हूँ कि एक इंसिडेंस मैंने देखा और सुना कि एक और अभी आपने ये बार्बर शॉप है, शांतनु है, इन्होंने भी शेयर किया है बड़ा इंसिडेंस कि, और ये बड़ा कॉमन प्रैक्टिस होता जा रहा है कि जिस तरह से बड़े बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे सबके टारगेट्स हैं। तो सपोज़ आप कोई प्रॉब्लम लेके जाते हैं, ठीक है, लेट्स से उनके केस में ऐसा था कि उनको कुछ पेन हो रहा था, और जो मेरा केस है उसमें भी उसको पेन हो रहा था, नी में पेन था, और वो उनके पास गया तो डॉक्टर ने कहा कि इनका नी रिप्लेसमेंट होना है, बट आपको 1 हफ्ते फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए, अगर वहाँ से इम्प्रूवमेंट हो जाता है तो हम नहीं करेंगे, और अगर नहीं होता तो फिर हम नी रिप्लेसमेंट करते हैं, जो कि सही लगा एडवाइस। तो वो बंदा जाता है फिजियोथेरेपिस्ट के पास, फिजियोथेरेपी उसकी फिजियोथेरेपी करता है, बहुत ही अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट होता है, और वो इम्प्रूव करने लगता है। तो वो 1 हफ्ते के बाद आता है पेशेंट, और डॉक्टर साहब से बोलता है कि डॉक्टर साहब मेरा तो काफ़ी जो घुटना है काफ़ी इम्प्रूव कर दिया, आई थिंक मुझे लगता है कि मुझे सर्जरी नहीं करानी पड़ेगी, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आपने ये रिकमेंड किया। उन्होंने कहा नहीं, हाँ बहुत अच्छा है। देन ही उनको बोला कि लेंगे अभी 1 हफ्ता और आप कराइए, और फिर हम डिसाइड करेंगे कि पूरा होता है कि नहीं। एंड देन ही वेंट टू दैट फिजियोथेरेपिस्ट एंड ही सेड कि जब तक मैं इसका नी रिप्लेसमेंट नहीं कर देता हूं, आप इसको सही नहीं करोगे, एंड उसके बाद आप रिहैब एक्सरसाइज कराओगे। तो ये क्योंकि क्या है, सबके अपने टारगेट्स हैं, मतलब दिस इज आउट देयर। और ये आप अगर आप द बार्बर में शांतनु जो हैं उसके फाउंडर, उनके साथ ये हुआ है। उनके दोस्त, उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया, किसी हॉस्पिटल का नाम नहीं लिया, उनके साथ हुआ कि उनको कोई प्रॉब्लम हुई, वो डॉक्टर के पास गए और उसने उनकी स्पाइन सर्जरी प्लान कर दी, जबकि फिर वो उनको लगा कि कुछ गड़बड़ है, तो फिर वो किसी दूसरे डॉक्टर के पास गए, उन्होंने बोला कि आप फिजियोथेरेपी सेशन लो। उन्होंने फिजियोथेरेपी सेशन लिए और आई थिंक 15 दिन में वो पेन गायब हो गया। एंड ही वॉज जस्ट टॉकिंग कि अगर क्या हो रहा है कि लोगों अपने टारगेट्स अचीव करने के चक्कर में किसी की रॉन्ग सर्जरी कर देते हैं, रॉन्ग टेस्ट लिख देते हैं। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन हेल्थ केयर। So this is very dangerous. Now that one is out in the open क्योंकि एक बहुत influential figure ने, शांतनु देशपांडे ने अगर ये बात बोली है, बॉम्बे शेविंग कंपनी के फाउंडर हैं। Yes. एक छोटा सा इंसिडेंट, मैंने थैंकफुली मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गया इसके लिए, मुझे थोड़ा सा शोल्डर में इन्फ्लेमेशन हो रहा था, तो मैं फिजियो के पास गया। उन्होंने 6 सेशन लिए, क्योंकि थोड़ा सा डायग्नोसिस, बर्साइटिस एक चीज़ होती है, उसका डायग्नोसिस थोड़ा ट्रिकी होता है। तो उन्होंने 6 या 7 सेशन उनको लगे, व्हेन बाय द टाइम शी डायग्नोसिस बर्साइटिस। मैंने अपने एक दोस्त से जिसकी शोल्डर रिप्लेसमेंट हो रखी है, उसको मैंने बताया कि ब्रो बर्साइटिस है। उसने कहा कि मतलब टेक्स्ट करा था मैंने, ही कॉल्ड मी वेरी पैशनेटली एंड आई डिडंट नो दिस बट इट हैपेंड टू हिम कि उसको बर्साइटिस था, विच इज एसेंशियली जस्ट एक ऑयल फिल्ड सैक होता है शोल्डर के अंदर। और वो अगर आप यूं करके ज्यादा काम करते हैं ना तो वो इन्फ्लेम हो सकता है। और इस तरह तो हम सभी लोग काम कर रहे हैं लैपटॉप के ऊपर, किसी को भी हो सकता है, राइट। और अगर आपका ये वाली मोशन नहीं है कि यू आर पुशिंग योर शोल्डर्स बैक और आपका चेस्ट आगे है, शोल्डर्स बैक जो बेंच प्रेस के अंदर एक तरह से जो मूवमेंट होता है या शोल्डर एक्सटेंशन में होता है, वो अगर आप एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे पेन हो सकता है। दिस टेक्स 3 to 5 months टू गो अवे। उनको किसी ने, उनका बर्साइटिस डायग्नोसिस हुआ, उनका ही वॉज टू इम्पेशेंट विद द फिजियोथेरेपिस्ट। उन्होंने जल्दी करी और उन्होंने हफ्ते भर 2 हफ्ते के अंदर उनका पेन कम नहीं हुआ, क्योंकि इसमें इतना टाइम लगता है। वो किसी डॉक्टर के पास गए,
सर्जरी कर दी, शोल्डर रिप्लेसमेंट। शोल्डर रिप्लेसमेंट मतलब जो यहाँ सर्जरी कर दी। हाँ, मतलब शोल्डर के अंदर एक सर्जरी हो गई, एक टाइटेनियम का कुछ डाल दिया। ये बहुत ही कॉमन हो रहा है। एसी जॉइंट डिसफंक्शन कह करके, एक तो होती शोल्डर इम्पिंजमेंट, एक होती एसी जॉइंट डिसफंक्शन, तो कुछ उन्होंने कुछ टाइटेनियम का कुछ वहां पे डाल दिया। ये एक और मेरा ठीक हुआ एक ब्लैंकेट से मैंने आइस पैक मंगाया था जिसके अंदर आप पानी डाल के उसको फ्रीजर में रख दें। अच्छा, मैंने वो लगाया। हाँ, 2 महीने। हाँ, मेरा उससे ठीक हुआ। उनका शायद 4.5-5 लाख लगे। हाँ, और एक प्रॉब्लम जो कि आइडेंटिकल प्रॉब्लम, डायग्नोसिस आइडेंटिकल है। और आप कोई भी चीज़ लेट्स से आप टाइटेनियम का उसमें डाल रहे हैं, ऑब्वियसली कई बार क्या होता है आपका जो बॉडी है उसमें रिएक्ट करती है, क्योंकि फॉरेन पार्टिकल है ना, तो फ्यूचर या तो बहुत सारी चीज़ें, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हेल्थ केयर में, जो कि लोग अब फेस कर रहे हैं, और लोगों का ट्रस्ट कम होता जा रहा है डॉक्टर्स में हम बहुत ट्रस्ट करते थे। अब मेरे साथ बहुत सारे बेसिकली एक्सपीरियंसेस हुए हैं जहाँ पे मतलब जो कि बहुत ही इजी चीज़ थी और उसके लिए बता दिया गया कि मिस डायग्नोसिस हुई, उसके लिए बता दिया गया। मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस थी, मुझे हिमोरॉइड्स बता दिया गया, उसकी जो सर्जरी प्लान कर दी गई। फॉर्चुनेटली मैं मतलब एक सर्जरी से एक दिन पहले मैं किसी से मिला और उन्होंने बोला कि आप कुछ टेस्ट कराओ, एंड ब्लीडिंग स्टमक में थी, उन्होंने उसको लार्ज इंटेस्टाइन में मान लिया था। हाँ, एसेंशियली नहीं, बेसिकली अल्टीमेटली जो ब्लीड कर रहा था तो वो आपका ऑब्वियसली निकल रहा है, राइट, बट उन्होंने उसको मिस डायग्नोज किया कि ये जो ब्लीडिंग हो रही है वो हेमोराइड्स की वजह से हो रही, जबकि मुझे हेमोराइड्स था ही नहीं कभी। वाओ, मुझे यूसी था, ठीक है, अल्सरेटिव कोलाइटिस, उसमें आपकी जो इंटेस्टाइन या कोलन में ब्लीडिंग होने लगती है, ठीक है। तो अब आप ये सोचो कि अगर मैं वो करा लेता हेमोराइड का सर्जरी, जो मुझे प्रॉब्लम ही नहीं थी, तो आप सोचो कि क्यों कराता, अननेसेसरी करा रहे होते हैं। हाँ, और जो तो ये सोचो, मैं फार्मास्यूटिकल में था, हेल्थ केयर में मैंने काफ़ी काम किया, डे इन डे आउट लोगों को जानता हूँ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो आप सोचिए जो एक बंदा बाहर बैठा हुआ है, जो एक आम आदमी है, उसके साथ क्या हो रहा होगा। तो कहीं ना कहीं पूरा जो हेल्थ केयर सिस्टम है जिस तरह से चेंज हो रहा है, ग्रीड बढ़ रही है, और ऑब्वियसली पूरी सोसाइटी बदल रही है। तो आई थिंक हमें रीथिंक करना पड़ेगा कि ये चेंज आ रहा है, और इवन जो कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है उसकी वजह से जो बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर भी ये टारगेट्स डाल दिए, और वो बेचारे मतलब बहुत ही हैवी हार्ट से बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। कुछ लोगों में इतनी हिम्मत हो जाती है कि वो छोड़ देते हैं, बट हर कोई नाउ दे आर नॉट गिविंग क्योर्स, नाउ दे आर गिविंग सब्सक्रिप्शंस एसेंशियली। यस, क्योंकि अगर क्योर कर दिया तो आएगा नहीं। यस, ये प्रॉब्लम है। बहुत सारी सर्जरीज के मामले में तो बहुत होता है कि आप इतना डर जाते हो, अगर कोई लेट्स से किसी को एमआई हुआ, वो डर जाता है कि भाई अगर मैं स्टेंटिंग नहीं कराऊंगा तो यू नेवर नो क्या हो जाए। तो कई बार ये सर्जरीज होती हैं, और मैं एक बुक है डीप मेडिसिन, तो एक एरिक टोपॉल हैं, वो कार्डियोलॉजिस्ट हैं यूएस में, उन्होंने ये बुक लिखी, उन्होंने कई बुक लिखी हैं, और उन्होंने इस पूरे सिस्टम के बारे में लिखा है कि कितनी ज़्यादा मिस डायग्नोसिस अमेरिका में होती हैं। ऑल्दो वो अमेरिका के बारे में है, बट अगर आप देखें कि उनका बड़ा एडवांस सिस्टम है और वहाँ पे बड़े चेक एंड बैलेंसेस हैं, उसके बाद मिस डायग्नोसिस, अननेसेसरी सर्जरीज, अननेसेसरी लैब टेस्ट वहाँ कराए जाते हैं। तो आप सोचिए इंडिया में जहाँ पे रेगुलेटरी जो रेगुलेशन है वो बहुत ही पुअर है, तो यहाँ पे क्या ही हो रहा होगा। तो ये बेसिकली आपको एक चीज़ बचा सकती है इसमें, आप अपने आप को इस तरह से अपनी लाइफस्टाइल को ऐसा करें कि आप हॉस्पिटल जाएं ही ना। आप अपना न्यूट्रिशन सही रखें, एक्सरसाइज करें, तो जिससे आप फिट रहें, आपको डायबिटीज़ ना हो, ओबेसिटी ना हो। क्योंकि एक बार अगर आप हॉस्पिटल पहुंच गए, फिर आपके साथ दोबारा पहुंचा देंगे, फिर आपके साथ क्या होगा आपका पास कोई कंट्रोल नहीं है। आप वहाँ जाके क्वेश्चन नहीं कर सकते, लोग बुरा मान जाते हैं, डॉक्टर्स की अथॉरिटी को क्वेश्चन आप नहीं कर सकते, और आपको कोई जवाब नहीं देगा कि आपके साथ कोई चीज़ हो रही है, कोई प्रोसीजर है, बस बोल दिया ये कराना है। तो कोशिश करें आप कि अपनी हेल्थ को ध्यान में रखें, अपनी बॉडी के ऊपर काम करें पहले से ही, बिफोर गोइंग टू द हॉस्पिटल, और कोशिश करें कि आप पहुँचे ही नहीं।
हाँ, prevention is better than cure. Always. Ending it with the last segment कि how to think about food better. इंडिया का हम इंडियंस का रिलेशनशिप खाने के साथ काफ़ी अनहेल्दी है. हर जगह ही है देखिए, बट हमने क्योंकि कॉलोनियल हैंगओवर्स हैं, हमने फैमाइन देखा है और हमारी जो चीज़ें ले जाते थे अंग्रेज लोग, तो उसकी वजह से मे बी वी टेंड टू ओवर ईट. ये हमारे कोर डीएनए के अंदर है. आई थिंक ये हम सब के अंदर ही है, बाहर भी होगा. मैं तो हम अपनी बात करूँगा, हम यहीं रहते हैं. तो हाउ कैन समवन हैव नॉट एन आइडियल तो कुछ नहीं हो सकता, बट अ बेटर रिलेशनशिप विद देयर फूड, कि वो फूड को ओवर ईट ना करें, अपनी बॉडी को नुकसान ना करें, फालतू का फैट. ये मैं क्वेश्चन ऑडियंस के लिए नहीं, मेरे लिए, बिकॉज आई फील लाइक आई हैव द काइंड ऑफ रिलेशनशिप आई हैव विद फूड कि हाँ मैं ओवर ईट करता हूँ. तो जैसे आपने एक वो ट्रिक बताई थी कि हैव वाटर, हाई प्रोटीन चीज़, उसके अलावा आर देयर एनी थिंग्स? तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिस तरह के आज इन्वायरमेंट में कि 5 मिनट्स डिलीवरी अवेलेबल है फूड की, कोई भी खाने की. आपने इंस्टाग्राम में देखा, And this is specifically for people who come from means, जो privileged हैं. Yes. जिनको 500-800 का ऑर्डर मंगाने से पहले सोचना नहीं पड़ता. Yes. वो उन लोगों के साथ. Yes. हाँ. तो आपने फ़ोन देखा, इंस्टाग्राम में कोई ऐड आ रहा है, कहीं पे ऐड आ रहा है, आपने वैसे ही आपके दिमाग में चला कि लाओ ये मंगा लेता हूँ. आपने ऑर्डर किया, 5 मिनट में वो फूड आ गया, आपने खा लिया. ठीक है. While we were talking, इस 1.5 घंटे की कॉन्वर्सेशन के अंदर स्विगी और जोमेटो और ब्लिंकिट को भी अगर जोड़ लें तो 18 नोटिफिकेशंस आए हैं इनके. और बंद कर नहीं सकते क्योंकि फिर डिलीवरी के भी नहीं आते हैं. तो इट्स जस्ट सो, ये हर वक्त आपके सामने है. आपको रिमाइंड करा जा रहा है कि हम भी हैं, और एक्चुअली नोटिफिकेशन ऐसे आते हैं कि हमें भूलना नहीं. यस. तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि सारे नोटिफिकेशन बंद कर दिए. मेरे फ़ोन में कोई नोटिफिकेशन नहीं आता. ओके. ठीक है, एक्सेप्ट कि मेरी जो कंपनी की ईमेल आईडी है उसी का नोटिफिकेशन आता है. मेरे में कोई इवन साउंड भी नहीं आता. व्हाट्सएप में भी वो मतलब आवाज़ नहीं करता वो, है ना, म्यूट होता है. तो जब मुझे देखना होता है तभी मैं देखता हूँ अपना. तो नोटिफिकेशन से मुझे कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाता. ये बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है. तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो ओवर ईटिंग या इन सब चीज़ों से बचना है, अपना इन्वायरमेंट क्लीन करना है. कैसे करोगे आप इन्वायरमेंट को क्लीन? जैसे मैंने पहला बताया, फ़ोन, है ना, ये नोटिफिकेशंस जो हैं ये एक तरह का टेरर है कंपनीज़ का, जो क्रिएट करते हैं और आपको जो इम्पल्सिवनेस है उसको बेसिकली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. ठीक है, कि आपको नोटिफिकेशन देखा, आपने फौरन दिमाग में चमका कोई चीज़ एंड आपने ऑर्डर कर दिया. एंड ड्यूरिंग द डे हो सकता है मॉर्निंग के अंदर विल पावर बहुत ज़्यादा हो, लंच में विल पावर ज़्यादा हो कि ठीक है, बट आफ्टर आप लॉन्ग डे वो उसी टाइम पे ही आते हैं, वो स्पेसिफिक हैं. एक लिमिट भी तो होती है ना कि आप कितना, मतलब ये तो अच्छा सोल्यूशन है, बट जैसे मॉर्निंग के अंदर आया, ठीक है कोई बात नहीं, विल पावर अभी स्ट्रॉन्ग है, नहीं करना. लंच के अंदर नहीं, घर का खाएंगे, हेल्दी खाएंगे, खुद करेंगे, मील प्रेप करेंगे. डिनर तक आते आते हैं, जॉब से आ रहे हैं, थक गए, नहीं है हिम्मत वो करने की, और फिर वो नोटिफिकेशन भी आ रहा है. तो इट्स द लास्ट स्ट्रॉ दैट ब्रेक्स द कैमल बैक. तो देखिए क्या है कि अब आपको यहाँ पे बहुत ही बड़ा डिसीजन लेना है कि ये हेल्थ आपकी जिम्मेदारी है या जोमेटो की जिम्मेदारी है. ये आप अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं लेना चाहते हो तो कोई दूसरा लेगा. तो आप अपनी जिम्मेदारी दूसरे को दे रहे हो और आप सोच रहे हो कि वो मेरे साथ अच्छा करेगा. आप जब खुद अपने लिए अच्छा नहीं कर रहे हो, ना सोच रहे हो, तो दूसरा क्यों करेगा? आप तो ये कह रहे हो कि मैं बड़ा कमज़ोर हूँ, मैं बहुत ही माजूर हूँ, मैं बहुत ही मजबूर हूँ और प्लीज़ मुझे अच्छा कर दो. क्योंकि अच्छा करने में नुकसान है कंपनीज़ का. अच्छा करने का मतलब क्या है कि हेल्दी खाना देगा, हेल्दी खाना कम खाओगे, जो अनहेल्दी खाना है वो हमेशा ज़्यादा खाओगे, उसके साथ 4 चीज़ें और खाओगे. भाई अगर मान लो आप रोटी, सब्ज़ी, दाल, पनीर, चिकन या कर्ड खाते हो, आपकी जो कॉस्ट आती है वो 200-300 रुपये आती है. आप एक बर्गर कम आती है ना, 140 के आसपास, 140 200 मान लो
अभी आप बर्गर लोगे, उसके साथ आप एक कोई पेप्सी लोगे, फिर उसके साथ कोई स्वीट भी अगर होगा तो वो भी ले लोगे, 700-800 रुपीज़ आती है। प्लस उसके खाने के बाद भी आपका मन नहीं भरता है तो आप फिर थोड़ी देर बाद कुछ और खा लोगे। तो आपको अपनी जिम्मेदारी खुद लेना पड़ेगा। आई नो इट्स नॉट ईजी। आज जिस तरह से आप अपने काम में इन्वॉल्व हो, कई बार आपके पास टाइम नहीं होता, तो आपको अपनी फूड प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आप कह सकते हो कि हर आदमी नहीं कर सकता, बहुत सारे एक्सक्यूज़ हो सकते हैं, बट आपको तब भी करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप हॉस्पिटल में होगे, है ना, आप हॉस्पिटल का बिल भर रहे होगे तो कोई नहीं खड़ा होगा, कोई जोमेटो वाला, ब्लिंकिट वाला, कोई जो ठेले वाला जो आपको अच्छा टेस्टी खाना खिला रहा था, कोई नहीं खड़ा होगा। आप होगे और वो बेडरूम होगा और आप अपने आप को कोस रहे होगे कि मैंने पहले ऐसा क्यों नहीं किया, आज मैं यहाँ पे हूँ, पैसे देने पड़ेंगे, हेल्थ केयर कॉस्ट बहुत बढ़ रही है ना, और आप के साथ ही कोई नहीं होगा। तो आपको अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मुश्किल है, बट उस मुश्किल से बहुत आसान है, जो कि आपको आज से 10 साल 15 साल बाद अगर आप अनहेल्दी लाइफस्टाइल कर रहे हो तो करना ही पड़ेगा। और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आपकी पर्सनल लाइफ भी इम्प्रूव होगी, प्रोफेशनल लाइफ भी इम्प्रूव होगी, देखने में अच्छे लगोगे। आई थिंक योर रिलेशनशिप विद योर सेल्फ ऑल्सो इम्प्रूव। यस, तो यू शुड स्टार्ट लविंग योर सेल्फ। जैसे मैं हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ या मैं खाना अच्छा खाता हूँ, तो मैं जाके अपने रोज़ अपने आप को देखता हूँ मिरर में एंड आई फील गुड, है ना। जब मैं नहा रहा हूँगा, मैं अपने आप को मिरर में देखता हूँ कि मेरे थोड़े बाइसेप्स से अच्छे हैं, सारे हैं, यू फील गुड। हाँ, कि डे इन डे आउट आप अपने आप को देख रहे हो एंड यू आर फीलिंग गुड। तो जब आपको ये एडिक्शन कर लो अपने आप से, है ना, कि आप खुद अच्छे लगने लगो अपने आप को। दैट्स ट्रू। देयर आर टू वेज टू गो टू द जिम। मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं इसको, आप फूड हैबिट्स के अंदर वर्क में भी आप लगा सकते हैं, बट जिम का एग्जांपल लूंगा। यू कुड गो टू द जिम बिकॉज यू हेट योरसेल्फ, और यू कुड गो टू द जिम बिकॉज यू लव योरसेल्फ। यस, both are equally potent. yes, but one is longer lasting, क्योंकि if you are going to the gym when you hate yourself and you get results and you don't hate yourself anymore, you will not go to the gym. But if you love yourself, yes, तो आप हमेशा जाओगे। yes, क्योंकि वो एक बेसिकली जो मोटिवेशन है, वो स्टिमुलस है, वो डिफरेंट है, या है ना, कि मैं अच्छा दिखना चाहता हूँ या हेल्दी रहना चाहता हूँ, या मैं नहीं, हेट की लिमिट है, लव की लिमिट नहीं है। यस, यस। और वो फिर क्या होता है, वो सस्टेनेबल है। क्या मैं लेट्स से अभी मेघालय गया, है ना, घूमने, तो मैं वहाँ भी दौड़ भाग रहा था। वो मैं वहाँ पे ऐसा नहीं कि एक जगह बैठ गया और सीन देख रहा हूँ, मैं नीचे जा रहा हूँ, फॉल्स में जा रहा हूँ, वहाँ पे एक्टिविटी कर रहा हूँ। और क्योंकि मेरी बॉडी अच्छी है तो मैं बहुत लंबे लंबे फॉल्स हैं वहाँ पे मैं मज़ा कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरी चॉइसेस बदलने लगती हैं। लेट्स से किसी का होता है कि वीकेंड में खाना खाने जाते हैं, मैं चाहता हूँ कि चलो यार कहीं कोई स्पोर्टिंग एक्टिविटी हो, पिकल बॉल खेल लेते हैं, या क्लाइंबिंग होती है ना, वो कर लेते हैं। तो आपका पूरा जो नज़रिया, पूरा एनवायरनमेंट, उसी तरह के दोस्त बनने लगते हैं। कि मैं उन लोगों से अब दोस्ती करता हूँ जो मैराथन में पार्टिसिपेट करते हैं, रन्स में जाते हैं। अभी मैं हाई रॉक्स में गया था तो उसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, उस तरह के लोग मिलते हैं, फिर आपका पूरी दुनिया बदलने लगती है। तो आई थिंक एनवायरनमेंट को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। इट माइट ऑल्सो मीन लीविंग सम फ्रेंड्स। यस, एब्सोल्युटली। अगर वो दोस्त और आपको इम्प्रूव करने में हेल्प नहीं कर रहा है, बल्कि बोल रहा है अल्कोहल ले लो, पार्टी करो, स्मोक करो, प्लीज़ छोड़ दीजिए। ये बड़ा पर्सनल ऑल्दो रीज़न हो सकता है, बट मैं एज अ हेल्थ एडवाइज़र, एज अ कोच, एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, मैं कहूँगा कि आप की हेल्थ से इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपकी फैमिली आपके ऊपर डिपेंड है, आपके पेरेंट्स अलग अलग, और इवन यू योरसेल्फ, यू आर डिपेंड ऑन योर हेल्थ। इट्स द व्हीकल दैट आई लिव माय लाइफ विद। यस, तो माय बॉडी इज द व्हीकल। तो अगर आपको कोई आदमी गड्ढे में लेके जा रहा है और आप हैप्पीली जा रहे हो, तो आई विल क्वेश्चन योर बेसिकली कि दोस्ती आप है या नहीं है। हाँ, किस तरह की दोस्ती है ये। इफ यू कुड इरेज वन फूड मिथ स्लैश हैबिट फ्रॉम इंडियन हाउस होल्ड, वट वुड इट बी एंड वाई? आपने एक, इसको दो ले लेते हैं क्योंकि एक आपने बता दी कि हैव बेटर रिलेशनशिप वाला जो है, फूड के साथ बेटर रिलेशनशिप, एनवायरनमेंट को अपना क्लीन करो। यस, बट अगर एक चीज़ और बताइए, इफ यू कुड इरेज वन फूड हैबिट और मिथ फ्रॉम एवरी हाउस होल्ड इन इंडिया। इंडिया में, चाहे वो साउथ इंडिया हो, चाहे वो नॉर्थ इंडिया हो, कहीं भी कुछ स्नैक्स हमारे घर में हमेशा रहते हैं।
तो टेक एग्जांपल, अगर आप नॉर्थ इंडिया में हैं तो पापे, रस्क होते हैं, Yes. या मठरी होती है, या सेव होती है। साउथ इंडिया में मुरुक्कू होता है ना, ये ऐसी डीप फ्राइड होता है ना। आपका ईस्ट में भी इसी तरह की चीज़ें हैं, आपका जो वेस्ट है वहाँ पे भी कुछ कुछ ऐसे स्नैक्स होते हैं जो कि डीप फ्राइड होते हैं, ओके, है ना। और यूजुअली मिड मॉर्निंग या सुबह या मिड इवनिंग हम चाय के साथ ये खाते ही खाते हैं। हाँ। और ये हर जगह है उसका, Ritualistic है ना। ये नाम बदल गया है बट चीज़ें वही हैं, ठीक है। यहाँ पे सेव पारा बोलते हैं या मठरी बोलते हैं, वहाँ पे उसको मुरुक्कू बोलते हैं साउथ इंडिया में, चेन्नई में। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो ये एक हर जगह घर में है। तो एक तो ये है कि अगर ये जो डीप फ्राइड स्नैक्स हैं इनको आप घर से एलिमिनेट कर दें, है ना, तो ये आपको समझ, आपको लगता है कि मैंने ये थोड़ा सा तो खाया बट उसमें इतना ज़्यादा ऑयल है कि वो आपकी कैलोरीज को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो अगर आप घर में इजीएस्ट थिंग टू कंज्यूम एज वेल, उसको तो गर्म भी नहीं करना है, गर्म भी नहीं करना चलते है, फिरते हुए अगर कुरकुरा आपको होता है वो, हल्की सी भी अगर आपको भूख क्रेविंग हो रही है, हाँ, सो इट्स द इजीएस्ट वे, यस, एंड इट्स द वर्स्ट थिंग, यस। और वो जो मिड इवनिंग का होता है कि उस टाइम पे हल्की सी भूख होती है और ओवर ईटिंग ही करते हो आप उसको, तो उन चीजों को आप हमेशा ओवर ईट ही करते हैं, हाँ ना। कभी आपके सामने नमक पारे रख दिए जाए, हाँ, तो वो हमेशा आप ओवर ईट ही कर लो। और इवन सेम विद पॉपकॉर्न, मतलब पॉपकॉर्न वैसे हेल्दी होता है कंपैरेटिवली, हाँ, अगर बस उसमें बहुत ज्यादा वो आई एम टॉकिंग ओनली पॉपकॉर्न, यस, नो ऑयल, हाँ, वो तो ज्यादा आप खा नहीं सकते क्योंकि फाइबर ज्यादा है उसमें, बहुत ज्यादा, यस। तो जो ये अगर आप कर लो, जो स्नैक्स हैं, है ना, ये कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो हेल्दी स्नैक्स, लेट्स से, जैसे मैं कहता हूँ कि आप घर में अपने भुने चने हैं, मखाने हैं, उसको वो बटर में या ऑयल में आप वो मत करो। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप फ्रूट्स खा लो, है ना, इवनिंग में, ये एक अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है। इवनिंग में फ्रूट्स खा लो, हाँ, है ना, मिड इवनिंग में खा लो। तो एक्चुअली क्या है, ये शुरू में ऐसा लगता है कि आप 20 साल से कोई चीज़ करते हुए अचानक नहीं छूटती है, आई नो, इट्स अ शॉक, या बट आप कुछ चीज़ें करना शुरू करो तो ये हो जाता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो 60 ईयर्स 70 ईयर्स में भी उन्होंने अपनी हैबिट्स को चेंज किया है एंड दे आर लिविंग अ वेरी हेल्दी लाइफ। तो एक तो ये हो जाता है कि आपको प्रॉब्लम भी है, आपके सामने सोल्यूशन भी है, बट आप कह रहे हो कि नहीं, मैं ये सोल्यूशन लूँगा नहीं क्योंकि मेरी ये तो मैं 20 साल या 50 साल से करता ही हुआ रहा हूँ। तो चॉइस है आपके पास। तो मैं अगर एक चीज़ आपने जैसे पूछा कि इरेज करना हो, कि ये जो डीप फ्राइड आइटम्स हैं इनको घर में मत रखो, खाओ, घर में मत रखो, क्योंकि अगर घर में जितना ज़्यादा रखा रहेगा ना, 1-1 किलो 2-2 किलो, तो फिर क्या है, ये ईजिली एक्सेसिबल है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपना जो घर का इन्वायरमेंट है, जैसे स्वीट्स के लोग पैकेट बहुत सारे घर में रखते हैं, चॉकलेट्स के पैकेट्स बहुत सारे रखते हैं, जूस के पैकेट्स रखते हैं, मत रखो। क्योंकि अगर आपकी टेंडेंसी, आप जाओगे कभी कभी फ्रिज खोलोगे, सामने कुछ दिखेगा, आप खा लोगे, जब होगा ही नहीं तो, क्योंकि बाय डिज़ाइन ऑल ह्यूमन बींग्स आर क्वाइट लेजी। जब भी आपको कोई काम वाम करना पड़ता है, इवन कई बार आप देखो कि भूख लगी और आप जोमेटो पे जाओ और उसमें दिख रहा होता है 1 घंटा लगेगा आने में, आप कहते हो यार घर का ही कुछ खा लेता हूँ। यस, हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल हुआ। ठीक है, तो क्या है कि जहाँ पे जितने ज़्यादा फ्रिक्शन होते हैं, बट अनदर थिंग, अगर 1 घंटा लगेगा और मुझे पता है कि मुझे कुक करने में 40 मिनट्स लगेंगे या 30 मिनट्स लगेंगे, तो चलो वेट कर लेंगे, हो सकता है। यस, तो बाय डिज़ाइन वी आर लेजी, इनहेरेंटली लेजी, हाँ, इनहेरेंटली वी आर लेजी। तो आप अपने लिए वो क्रिएट करो, रोड एनवायरनमेंट क्रिएट करना। एक स्टडी हुई, उसमें ये देखा गया कि अगर कोई चीज़ खाने की आपकी टेबल के ऊपर सामने रखी रहती है और वही चीज़ आपकी डेस्क में रखी रहती है, ओके, ड्रॉर में, ठीक है, तो ये देखा गया कि अगर सामने रखी है तो लोग ज़्यादा खाते हैं कंपेयर टू दैट थिंग इज इन अ ड्रॉर। तो उसको ड्रॉर को खोलना, निकालना, रखना, वो एक कम्बरसम प्रोसेस है उसके लिए, तो वो कम खाएगा। तो आपको अपने लिए रोड ब्लॉक्स क्रिएट करने हैं जिससे आप आपके सामने ना आए, वो सारी चीज़ें आपके सामने नहीं आएगी, अब कई चीज़ों को भूल जाते हो, बट अगर वो सामने रखी है, फ्रिज बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है घर में कि इसमें चीज़ें भर के ना रखें।
जब चीज़ हो तब मंगाएं। तो कई बार होगा कि यार छोड़ो यार, बड़ा टाइम लगेगा आने में, आप बच जाओगे। तो अपना इन्वायरमेंट जो है, और आपके बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना इन्वायरमेंट जो है वो क्लीन रखें, फूड इन्वायरमेंट। ये नोटिफिकेशन से बचें, है ना। नोटिफिकेशन को ऑफ कर दें, आपकी ऐप में जाके होता है नोटिफिकेशन को, है ना, ब्लॉक करना, तो प्लीज़ करें। यस यस, थैंक यू, माय प्लेजर।